हेलो रोहन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में। तो ये हमारा इस प्रतिशत की सीरीज का टाइप नंबर 1 रहेगा। इसमें काफ़ी सारे क्लासेस हमारी आनी बाकी रहेंगी जिसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो प्रतिशत का बेसिक सभी को पता होता है क्योंकि हम कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रतिशत का बेसिक जो है आप सभी को पता होता है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 1/2 कोई भिन्न दिए है, कहा जाए कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो कोई भी चीज़ को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। और ये हमारे कितना आ जाएगा, यानी 50% निकल के आ जाएगी। तो किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा। और अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो आप काट देंगे फिर भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। तो ये आपको पता होता है कि प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं और प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। और 100 जो प्रतिशत होता है उसका अर्थ यह होता है कि हम किसी चीज़ का आंकड़ा 100 में कितना बन रहा है उसके आंसर देख रहे हैं, ठीक है। यानी हर एक चीज़, कोई भी चीज़ हो जिसको हम 100 के हिसाब से डिस्कस करेंगे उसी को हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। आज हमारे टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन है उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिखा है एक परीक्षा में राम 600 अंकों की परीक्षा है, मतलब एक परीक्षा है जो कि 600 अंकों की है। उस परीक्षा में 360 अंक हासिल करता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, जब सभी को पता होगा। एग्जाम आप लोग देते हैं, आपको आपका पूर्णांक पता होता है कितने नंबर का पेपर था, इतने नंबर आते हैं, लेकिन कभी लोगों को ये नहीं पता चलता कि मेरे कितने परसेंटेज नंबर हैं और किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो वही का एक क्वेश्चन उठा लिया है कि एक मान लीजिए परीक्षा है जो कि 600 अंकों की है और उसमें राम के 360 अंक आए हुए हैं। तो राम ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो राम के जो अंक हैं उसके अंकों का प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान रखना है क्या करना होगा, जिस भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो, अंकों की प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो अंकों की हमें प्रतिशत बताना है। तो जिस चीज़ का भी प्रतिशत निकालना है उस चीज़ को हमें ऊपर लिखना है। तो हमें ये बताना है राम के द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं उसका प्रतिशत। तो राम ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 360। तो 360 कर देना है ऊपर और उसका कुल हिस्सा, टोटल हिस्सा जितने का पेपर हो, यानी कितने में से प्राप्त किए हैं, तो 600 में से। तो 600 कर देना है नीचे। और हमें क्या बताना है, प्रतिशत बताना है, यानी प्रतिशत एक प्रकार से लगाना है। और लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। अब ये चीज़ हमारी प्रतिशत में बदल जाएगी। क्या किया हमने कि जब भी किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो जिस भी चीज़ का प्रतिशत बताना है उसको ऊपर लिखिए और उसका कुल भाग जो है वो नीचे लिखिए। तो यहाँ पे राम के अंकों का प्रतिशत बताना है, तो राम के अंक थे 360, हमने यहाँ पर लिख दिए। और टोटल कितने अंकों में से 360 हैं, 600 में से। तो जो टोटल अंक हैं उनको हमने नीचे लिख दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रतिशत निकालते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इधर का एक जीरो इधर से काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 कम 6 और 6 छंग 36 आएगा। तो 6 हमारा ये और ये 10 हमारा गुणा करा लेंगे तो 6 दहम के 60। तो 60% नंबर यहाँ पे राम के आ जाएंगे। तो राम ने जो नंबर प्राप्त किए हैं उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान रहेंगे। टाइप 1 में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कक्षा में कुल 800 छात्र, यानी क्लास है जिसमें 800 छात्र और छात्र हैं, मतलब बालक और बालिकाओं की संख्या कुल मिला के कितनी है, 800 है। अब आगे लिखा जिसमें से 350 बालक हैं तथा शेष बालिकाएं हैं। तो कक्षा में बालिकाओं का प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि जो टोटल है हमारे पास स्टूडेंट हैं वो कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास हैं वो 800 हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें बोला गया कि जो बॉयज़ हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, बॉयज़ की संख्या कितनी हमारी है, 350 है। तो सबसे पहले हम गर्ल्स की संख्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज उसका हम बाद में निकालेंगे। तो आप खुद ही बताइए, टोटल 800 हैं, उसमें से बॉयज़ 350 है, तो बाकी जो गर्ल्स की संख्या बतानी है हमें, इससे इसको माइनस करना होगा तभी पता चलेगा। तो 800 से अगर हम 350 माइनस कर दें तो हमारा 450 आ जाएगा। यही हमारी जो होंगी गर्ल्स की संख्या होगी, क्या होगी, गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, टोटल बॉयज़ हमारे कितने हो गए, 800 हो गए। और नहीं, टोटल स्टूडेंट हमारे 800 हो गए, उसमें से बॉयज़ हमारे 350 हैं और गर्ल्स का निकालने के लिए 800 से 350 को माइनस कर दिया तो 450 हमारी गर्ल्स आ गई। अब हमसे पूछा गया कि बालिकाओं का प्रतिशत। तो हमने कहा था जिसका भी प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑफ, किसका बताना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। तो गर्ल्स की जितनी भी संख्या हो उसको कहाँ लिखना है, उसको आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। नीचे हमने आपको बताया कि कुल लिखना है। तो कुल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 800 स्टूडेंट्स हैं, तो 800 लिख देना है। जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखना है और नीचे आपका उसका कुल भाग लिखना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से,
ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 800 के 2 जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं। अब हमारा बचेगा 450/8। अब इसको और काटिए तो 2 से काटिए तो ये 4 आ जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो 225 आएगा। तो 225/4 आएगा। इसको आप और डिवाइड करिए तो 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के ये आ गया। तो 56.25% जो होगा वो गर्ल्स आ जाएंगी, यानी जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आंसर यहाँ पे इजीली बता सकते हैं। अगर आपसे बॉयज़ का परसेंटेज पूछा जाए तो बॉयज़ की संख्या 350 है, उसको ऊपर रख देना है, अपॉन में कुल संख्या 800 नीचे रख देंगे तो बॉयज़ का भी परसेंटेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और हमारा है, इसको भी देखते हैं तो हमारा ये टाइप 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है। तो जो गांव है उसकी जो जनसंख्या है वो कितनी, 6000 है। तो हम लिख लेते हैं जो जनसंख्या है वो गांव की वो कितनी दी हुई है, 6000 दी। तो हम जनसंख्या नोट कर लेते हैं 6000 एक गांव की जनसंख्या, जिसमें से 3000 पुरुष हैं। तो पुरुष यानी मेल हमारे दिए हुए हैं 3000 पुरुष हो गए, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि 2000 महिलाएँ हैं। तो जो महिलाएँ हैं उनको हम लिख लेते हैं, महिलाएं हमारी कितनी हैं, 2000 हैं। और बोला गया शेष बच्चे हैं। तो आप खुद ही बताइए, टोटल 6000 संख्या है गांव की, उसमें से 3000 पुरुष हो गए, 2000 महिलाएं हो गई, यानी 3 2 5000 हो गए। अब 5000 पुरुष और महिलाएं हो चुके हैं और टोटल 6000 जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है 1000 हमारे बच्चे बचेंगे। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि 1000 हमारे क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो उन्हीं बच्चों की संख्या का प्रतिशत बताना है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनकी संख्या का प्रतिशत बताना है, यानी बच्चों की संख्या का प्रतिशत बताना है। तो हमने आपको यही बताया है कि जिस भी चीज़ का प्रतिशत बताना है उसको ऊपर रखिए। तो बच्चों की संख्या का बताना है तो बच्चों की संख्या ऊपर रखिए, और कुल जो चीज़ है, कुल जनसंख्या कहाँ रखनी है, नीचे रखना है। तो कुल 6000 आप नीचे रख दीजिए, गुणे आप 100 कर दीजिए। तो ऊपर से आप 3 जीरो, नीचे से आप 3 जीरो काट दीजिए, 2 3 6 होगा, और ये 100 का 50 2 से काट दीजिए तो 50/3 आएगा। इसको और काटेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो बच्चों की संख्या जो होगी वो 16 सही 2/3% निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या टाइप नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने टाइप नंबर 1 पढ़ लिए हैं। अगर तो क्वेश्चन को देखिए उसके बाद ही हम इनको बताएंगे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि जो 40 है वो 50 का कितने प्रतिशत है, मतलब एक संख्या 40 है, वो 50 जो दूसरी संख्या है उसका कितने प्रतिशत है। तो 40 का प्रतिशत बताना है हमें 50 के अनुसार। तो ध्यान रखना है इन सवालों को करने के लिए जिस भी संख्या के साथ का या से लगा हो उसको आप नीचे कर दीजिए, और जिसके बारे में पूछा गया उसको आप ऊपर कर दीजिए। तो 50 का कितने प्रतिशत है, तो 50 को आपको कर देना है नीचे, और किसका पूछा गया 40, तो 40 को कहाँ कर देना है, ऊपर। और प्रतिशत पूछा गया तो प्रतिशत लगाने के लिए हमने आपको पहले बताया कि 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी आंसर आ जाएगा। तो आप इधर से काट दिए 50 से कम 50, 50 दूना 100, और 40 का 2 से गुणा कराएंगे तो 80%। तो जो 40 है वो 50 का कितने प्रतिशत है, 80% है। तो बिल्कुल बेसिक सवाल था। जिसके साथ का या से हो उसको आप नीचे कर दीजिए, जो बचेगा आपको उसको ऊपर कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यही सवाल हमने उल्टा कर दिया। अब सवाल है कि 50 जो है वो 40 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे का जो लगा है वो 40 के साथ लगा, तो जिसके साथ का या से है उसको आप नीचे कर दीजिए और 50 को ऊपर कर दीजिए, क्योंकि जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका भी प्रतिशत पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। तो 40 के बारे में पूछा था 40 को ऊपर लिखा, यहाँ 50 के बारे में पूछा है तो 50 को ऊपर लिखा, और जिसके साथ का या से है उसको कहाँ कर दिया है, नीचे। गुणे 100 कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है। तो आप यहाँ पे चाहिए तो इसको काट लीजिए, 4 से 5 का 0 और 4 का 0 काटेंगे, 4 को हम काटेंगे 100 से तो ये 25 आएगा, और 25 का 5 से गुणा कराएंगे तो 125 आएगा। तो 125% हो जाएगा 50-40 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ए जो है बी का 80% है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है। तो इस प्रकार के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो समझ लीजिए, एक हमारा नंबर होता है 100 का आप अगर 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले ये बताइए। तो 100 लिखा हमने, का हटा के गुणा लगाएंगे, 50 लिखेंगे, और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगाते हैं, 100 से 100 कट जाएगा तो 50 ही आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि 100 का जरा 25% बताइए कितना होगा। तो फिर हम वही करेंगे, 100 लिखेंगे, का हटा के गुणा लगाएंगे, 25 लिखेंगे, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, फिर से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही आएगा, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, 100 का 10% निकालेंगे 10 ही आएगा। तो 100 से आपको जितने परसेंट निकालना है वो उतना ही आता है। तो बोला गया कि जो ए है वो बी का 80% है। तो हमें बी पता नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
बी को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो बी को हमने मान लिया कि बी मान लेते हैं 100 है। कितना बी है? 100 है। हमने बी को फिक्स कर दिया 100 है। अब जो ए है वो बी का 80% है। अब बी अगर 100 है तो 100 का 80% तो 80 ही होगा। तो इसका अर्थ है कि जो ए होगा वो कितना होगा? 80 होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो क्वेश्चन हमारा बस सॉल्व होने वाला है। आपसे बोला गया है कि जो ए है वो बी का 80% है। तो सबसे पहले हमने बी को 100 मान लिया। अब b का 80% मतलब 100 का 80% तो 80 ही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। तो इस प्रकार से a आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है तो b a का कितने प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ड a के साथ क्या लगा हुआ है? का। तो जिसके साथ का लगा है उसको आपको कहाँ कर देना है? नीचे कर देना है। तो a को आप नीचे कर दीजिए। और किसके बारे में पूछा गया है? b। तो b को आप कहाँ कर देना है? ऊपर कर देना है। तो 100 ऊपर कर दीजिए, गुणे 100 कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत बताना है। जब प्रतिशत हटाना होता है तो डिवाइड करते, देखिए यहाँ पे 50% था, प्रतिशत हटाया तो 100 कर दिया। लेकिन जब प्रतिशत बताना होता है तो गुणे करते हैं। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंची 10 आएगा, 2 चक्कू 8 आएगा। कितना बचा हमारा? ऊपर बचा है हमारा 5, नीचे बचा है हमारा 4, गुणे में 100 और ये परसेंट। तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और ये 1। तो 25 का 5 से गुणा कराएंगे तो 125% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसे ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे तो आगे की क्लासों में आपको और भी आसानी रहेगी क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो चलिए हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि पूछा गया ए जो है बी का 40% है, बी का 40% है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बी को मान लेते हैं। तो बी को हमने मान लिया कि बी जो हमारा हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हमारा 100 हो जाएगा। अब बोला गया है कि बी का 40% है, कौन? ए है। तो बी हमने 100 मान लिया। अब 100 का 40% आप निकालेंगे तो 40 ही आएगा। तो इसका अर्थ है कि ए जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब हमसे पूछा गया कि बी जो है ए का कितने % है। अब यहाँ पर वर्ड लगा है ए, तो ए का, तो ए हमारा कितना है? 40 है। तो 40 को हम रखेंगे नीचे और बचा हमारा 100 रखेंगे हम ऊपर। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 4 से 0 काट दीजिए, यहाँ पे 4 एकम 4 और ये 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 का 10 से गुणा कराएंगे तो 250 आ जाएगा, यानी 250% होगा बी ए का। ए बी का 40% है तो जो बी होगा वो ए का कितना % होगा? 250% होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए लिखा है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 60% और 90% है। यानी जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा? तीसरी संख्या को मान लेते हैं क्योंकि तीसरी संख्या से ही रिलेट कर रहे हैं पहली और दूसरी। तो हमने तीसरी संख्या को हमने मान लिया कि तीसरी संख्या मान लेते हैं वो 100 है। अब बोला गया जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 60% है और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 90% है। तो 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा और 100 का 90% निकालेंगे तो 90 ही आएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? आपका 60 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मान लेना है। अब आगे पूछा गया तो दूसरी संख्या पहली संख्या का। अब यहाँ पे देखिए लिखा है पहली संख्या का, तो यहाँ पे पहली के साथ क्या है? का लगा हुआ है। तो पहली के साथ का लगा है तो पहली को हम नीचे कर देंगे। तो 60 हम नीचे लिखेंगे और पूछा गया किसके बारे में? दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या का हम कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर लिख देंगे। गुणे क्या कर देंगे? 100% कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 आएगा और 2 पंची 10, ये 50 आ जाएगा। और फिर 3 एकम 3 और ये 3 त्रिका 9। तो 50 और 3 का गुणा कराएंगे तो 150% निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से रिलेशन दिया था, इसलिए हमने सबसे पहले तीसरी संख्या को मान लिया, फिर उसी की सहायता से पहली और दूसरी संख्या को भी मान लिया। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आगे होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के आगे इसी को ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका काफ़ी सारा जो है अगले क्लास में यूज होगा, तो आपको इसको समझना काफ़ी अनिवार्य है। संख्या है जो है कि 20% अधिक है। तो मान लेते हैं एक संख्या हमारे पास 100 है और कहा जाए इस संख्या 100 से कोई संख्या 20% अधिक है। तो आपको क्या करना है? 100 का 20% आपको निकालना है, यानी 20% आप निकालेंगे तो वो 20 ही आएगा और इससे 20 अधिक करेंगे तो क्या आएगा? 120 ही आएगा। यानी आप 100 का 50% निकालेंगे तो भी 50 आएगा, 100 का 60% निकालेंगे तो भी 60 आएगा। अब 100 का 20% अगर हमने निकाला तो 20 आया। अब 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि 20 अधिक है तो आपको क्या कर देना है, निकालना नहीं है प्रतिशत, डायरेक्ट कह देना कि 100 से 120 हो जाएगा। कहा जाए कि कोई संख्या 100 है, वो एक संख्या है दूसरी जो कि इससे 50% अधिक है, तो 50% अधिक है तो वो संख्या डायरेक्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए, इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि कोई संख्या जो है 100 से 30% कम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसे मान लेते हैं आपके पास संख्या 100 है और उससे कोई संख्या 30% कम है, तो आपको क्या कर देना है, 100 से 30 घटा देना है, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। अगर कहते हैं 30% अधिक है तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 130 हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर कोई संख्या आप अगर 100 मान लेंगे, उससे आपसे कहेंगे कि 40% अधिक करना है तो आप 140 कर दीजिए। अगर आपसे कहें 40% कम करना है तो आप 40 माइनस कर दीजिए, यानी 60 कर दीजिए। तो 100 से घटाना और बढ़ाना काफ़ी आसान होता है। तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी संख्या को 100 मानेंगे, जिससे हमें आगे जाने और पीछे आने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आई होप आपको मेरी जो बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ, आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि जो ए है वो 20 से 20 अधिक है, यानी 20 अधिक है मतलब 20%, यहाँ पे सही कर लीजिए। जो ए जो है वो 20 से 20% अधिक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल है। तो सबसे पहले ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो सबसे पहले जिससे अधिक है हम उसको मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि बी को हम मान लेते हैं कि वो बी जो है वो 100 है। ठीक है, बोला गया है ए जो है वो बी से 20% अधिक है। अगर हमने बी को 100 मान लिया है, अब इससे 20% अधिक ए है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ए होगा वो 120 होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि 20% अधिक है तो आप 20% निकालेंगे 100 का, तो वो 20 ही आएगा, और आप 20 जोड़ेंगे तो आपका 120 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि जो बी है वो ए से कितना कम है, तो जो बी है वो ए से कितना कम है, तो यहाँ पे देख लीजिए कम कितना है, कम है हमारा 20। तो हमें यही बताना है कि कितने प्रतिशत कम है, तो जितना कम है आपको वो ऊपर लिखना है। और किससे पूछा गया है, ए से, जिसके साथ से या का लगा है उसको आप नीचे कर दीजिए। तो ए से पूछा गया तो आपको ए वाला आपको कहाँ कर देना है, नीचे कर देना है, गुणे कर देना है 100%। तो 20 से कम 20 होता है, 20 छंग 120। ठीक है, आप यहाँ पे 6 को काट लीजिए, 2 3 6 आएगा और ये आपका 50 आ जाएगा। तो 50/3 आएगा, और 50/3 को आप और काटेंगे तो 16 से 2/3% आ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको एक संख्या 100 मानना है, जितना कम कहें उतना 100 से कम कर दीजिए, जितना अधिक है 100 से उतना बढ़ा दीजिए। अब सवाल में पूछा गया था बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखिए 20 कम था तो 20 हमने ऊपर लिख दिया, जिससे बोला गया है ए से बोला गया तो ए को हमने नीचे कर दिया, गुणे 100 कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो मैं आगे क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिखा है राम की जो उम्र है वो श्याम से 20% कम है। किससे कम है, श्याम से। तो सबसे पहले हम श्याम को ही मान लेते हैं। तो श्याम को हमने मान लिया कि श्याम जो है वो 100 है, 100% के बराबर है। तो बोला गया राम की उम्र जो है श्याम से 20 कम है, तो 100 से 20 कम कर दीजिए तो वो राम की उम्र आ जाएगी। 20 अधिक कहता तो 120 कर देते, लेकिन 20 कम का है तो वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो अब श्याम की उम्र अधिक हो गई, राम की उम्र कम हो गई। तो पूछा गया श्याम की उम्र राम से कितने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की उम्र जो है वो राम से वो 20% अधिक है। तो जितना अधिक है वो हम ऊपर लिख लेंगे। और किससे बोला गया है, राम से बोला गया है, तो राम को हम कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ठीक है, तो आप ये परसेंट चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो 20 से कम 20 होगा, 20 चक्कू 80, और 4 को 100 से काटेंगे तो 25% आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे काफ़ी आसानी तरीके से देख लिया है। तो हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि 2 संख्याएं हैं वो किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक है। तीसरी संख्या से बोला गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो हमारी वो 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या को हमने फिक्स कर दिया। अब बोला गया जो 2 संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं एक संख्या पहली होगी, एक संख्या कौन सी होगी, दूसरी होगी, और वो तीसरी से 20% और 40% अधिक है। तो 20% पहली वाली हो जाएगी, 40% दूसरी वाली हो जाएगी। अधिक है, अगर ये 100 है तो 20% अधिक करेंगे तो पहली 120 हो जाएगी। अगर ये 100 है तीसरी वाली, तो 40% अधिक करेंगे तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। क्योंकि इसमें अधिक हो रहा है तो 100 से आप डायरेक्टली बढ़ा दीजिए। तो पूछा गया है पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर देखिए कितना कम है, 20 कम है। तो जितना कम है वो आप ऊपर लिख लीजिए। और किससे बोला गया, दूसरी से बोला गया, तो दूसरी आपका 140 नीचे कर दीजिए, गुणे
100 कर दीजिए, आपका जितना भी प्रतिशत कम होगी निकल के आ जाएगा। तो 20 से कम 20 होगा, 20 सत्ते 140 होगा, तो यानी हमारा बचेगा 100/7 बचेगा। तो 100/7 को काटिए तो 14 सही 2/7% निकल के आ जाएगा। तो जो पिछला सवाल किया उसी टाइप का है, बस इसमें 3 संख्याओं की बात हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है राम और श्याम की जो उम्र है वो सूरज से क्रमशः 20% व 30% कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज हुआ सूरज, तो जो भी हो रहा है वो सूरज से हो रहा है। तो यहाँ पे हम सूरज से पूछा गया है तो सूरज को हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100, क्योंकि राम और श्याम की उम्र जो है वो सूरज से कंपैरिजन करी जाए, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको हमने पहले मान लिया। तो सूरज को हमने पहले मान लिया, फिर दूसरे नंबर पर हम राम को मान लेंगे, फिर हम तीसरे नंबर पर किसको मान लेंगे? श्याम को मान लेंगे। तो राम और श्याम की उम्र जो है क्रमशः 20% और 30% कम है। तो 100 से 20% कम करेंगे तो राम की उम्र 80 आ जाएगी, 100 से 30% कम करेंगे तो राम की उम्र कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है तो श्याम की उम्र जो है वो राम से कितने प्रतिशत कम है? तो श्याम की उम्र जो है वो राम से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर जो हमारी कम है वो 10 कम है। और किससे पूछा गया है? राम से पूछा गया। तो राम की कितनी है? 80 है। तो 80 को हम यहाँ पे नीचे कर देंगे क्योंकि और बट गुणे क्या लगा देंगे? 100। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 आएगा और ये आपका 25 आ जाएगा। तो 25/2 हो जाएगा। तो 25/2 को आप चाहें तो 12.5% लिख दीजिए या फिर 12 सही 1/2% लिख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आपको इसको एक बार अगर आप नहीं समझ में आए तो आप इसको रिकैप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपका है उसमें पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा एक अलग रहेगा। वैसे इसके लिए फार्मूला भी होता है a+b AB/100 लगाते हैं, लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा। तो बोला गया किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करी जाती है, तत्पश्चात पुनः 20% की वृद्धि करी जाती है। तो बोला गया है तो अब इस संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मान लेते हैं अगर कोई संख्या अगर हम मान लें 100 है और वो बाद में 150 हो जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपको डायरेक्टली 100 से अगर कोई चीज़ कंपैरिजन करना होता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। तो 100 से अगर कोई चीज़ 150 हो जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जितनी वृद्धि हो आप ऊपर लिखिए और जिससे हो किससे हो रही है? 100 से, तो 100 को आप नीचे लिखिए और परसेंटेज लगा दीजिए। तो 100 तो कट जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मान लेते हैं अगर कोई संख्या 100 है और वो 100 से 130 हो गई तो पूछा जाए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आप डायरेक्ट बताइए 30% की वृद्धि हुई है। अगर मान लेते हैं कोई संख्या 100 है और वो 75 हो गई है तो आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो आप डायरेक्ट कहिए 25% की कमी हो गई। तो 100 से आपको बढ़ाना और घटाना बहुत आसान रहता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपकी कोई संख्या 100 से 150 हो जाए तो आप बताइए 50% की वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे जो संख्या है हम संख्या मान लेंगे कि जो संख्या हमारे पास कोई नहीं है तो वो हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी क्या है? 100 है। अब बोला गया कि इस किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि करेगी। तो अब हमारी जो संख्या बनेगी वो नई संख्या बनेगी और हम नई संख्या के बारे में क्या करते हैं, ये हमारी पुरानी संख्या 100 होगी और इस संख्या में क्या करेगी? 20% की वृद्धि। तो आपको जब भी कहा जाए 20% की वृद्धि तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, उसका 120 निकाल दीजिए, यानी 100 में 20 जोड़ के 120% निकाल दीजिए। तो 120% निकालेंगे तो आप नीचे 100 लगाएंगे तो यानी 120/100 कर दिया है। उसके बाद बोला गया कि 20% की फिर से वृद्धि करिए। तो आपको क्या करना है? फिर से इसका 20% यानी 120% निकालना है। प्रतिशत हटाएंगे तो आप क्या कर देंगे? नीचे 100 कर देंगे। आप यहाँ पे ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 आप नीचे काट दीजिए और 12 का 12 से गुणा कराएंगे तो 144 आ जाएगा। अब बताइए जो हमने पहले संख्या मानी थी वो 100 थी, अब जो निकल के संख्या आई है वो 144 है। अब आप बताइए संख्या मानी थी हमने 100 और निकल के हमारी कितनी आई है? 144। तो आप 100 से 144 को देखिए तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 44% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। वरना इसके लिए आपको फॉर्मूला एक होता है, जब भी दो संख्या हो तो a+b AB/100 फार्मूला होता है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। a का मतलब है पहली वृद्धि, b का मतलब यहाँ पे दूसरी वृद्धि या जब कमी जो भी हो। अगर वृद्धि हो तो प्लस में लेना है और कमी हो तो माइनस में लेना है। तो a यहाँ पे आप 20 रखेंगे, b भी आप 20 रखेंगे, प्लस रखेंगे यहाँ पे 20 × 20, ठीक है। ध्यान रखना है वृद्धि हो तो प्लस में लिखते हैं, कमी हो तो माइनस में लिखते हैं। अपॉन 100 20 आपका 40 हो जाएगा और ये 0 0 आपके यहाँ पे काट देंगे, 2 दूनी 4 आएगा तो 40 और 4 44 हो जाएगा। तो आप चाहें तो फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा क्योंकि आपको काफ़ी आगे हेल्प मिलेगी इस तरह करने से। तो ये क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में अच्छे से आ जाए।
दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या को पहले, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या को मान लेते हैं, वो संख्या हमारी क्या है, 100 है। अब नई संख्या जो बनेगी उसके बारे में देखते हैं क्या वो बोल रहे हैं। तो नई संख्या के बारे में बोला गया कि पहले 20% बढ़ाया गया, तो मान लेते हैं ये जो संख्या है 100, इसको 20 बढ़ाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 120/100 हो जाएगी। ध्यान रखना है, जब बढ़ाएंगे तो 20% बढ़ाने को है, आप 120/100 लिखिए डायरेक्ट। फिर बोला गया उसके पश्चात पुनः 20% घटाया गया, तो 20% घटाएंगे तो 100 से 20 घटाइए तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। आप 80/100 कर दीजिए, वही आपकी नई संख्या आएगी। तो पूछा गया जो नई संख्या है मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो इसको सॉल्व करिए। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 आप काट दीजिए, 12×8 96 आएगा। आप बताइए पहले संख्या 100 थी, नई संख्या कितनी है, 96, तो 100 से 96 हो गई है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि 4 की कमी हुई, तो यानी जो कमी हुई है यहाँ पे वो कितनी हुई है, कमी आपकी प्रतिशत में हुई है वो 4% हुई है। तो सीधा सीधा बता सकते हैं। अगर आप फार्मूला से करेंगे तो फार्मूला हम यहाँ पे बताते हैं a+b AB/100 होता है। ए का मतलब है यहाँ पे देखिए 20% बढ़ाया गया तो आपको प्लस का 20 लिखना है, ठीक है। दोबारा बोला गया कि 20 घटाया गया तो आपको माइनस का 20 लिखना है, और फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस रहने दिए। ए की वैल्यू 20 लिखिए और बी की वैल्यू माइनस की 20 लिखेंगे, क्योंकि बी जो हो रहा है कमी हो रही है, और नीचे 100, 20 आपका क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। और यहाँ पे 20 का 20 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 400 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, नीचे क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो 0 से 0 कट जाएंगे तो माइनस है, माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये कमी हुई है, तो 4% की कमी यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा आगे के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और दिख रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बोला गया एक संख्या को क्रमशः 10% व 20% बढ़ाया गया, तत्पश्चात 25% की कमी की गई। तो हम मान लेते हैं जो हमारा संख्या है वो संख्या हम क्या मानेंगे, संख्या को मानेंगे 100। अब जो नई संख्या हमारी बनने वाली उसके बारे में जो जो बोला जा रहा है हम करते हैं। तो बोला गया ये जो हमारी संख्या है 100, इसको पहले क्या किया गया, 10% और 20% बढ़ाया गया। तो 10% बढ़ाएंगे तो वो 110/100 हो जाएगी, 20% बढ़ाएंगे तो वो 120/100 हो जाएगी। फिर बोला गया 25% की कमी, तो 100 से 25 हटाएंगे तो 75 बचेगा, 75/100 हो जाएगी। तो ये जो हमारी संख्या डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। तो 100 से आप 100 काट दीजिए, 2 0 से आप 2 0 काट दीजिए, और 25 तियाँ 75, 25 चक्कू आपका 100 हो जाएगा। फिर 4 कम 4 और ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो बचा कितना, आप देखिए यहाँ पे 11, 3 और ये 3, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 11 का 9 से आप गुणा करा लीजिए। तो 11 का 9 से गुणा कराएंगे 99 हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, पहले आपकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 100 थी, अब जो आपकी संख्या होगी वो कितनी होगी, 99। तो कह सकते हैं कि 1% की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 1% की कमी हुई है, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई। तो काफ़ी आसान तरीका है, आप ऑलरेडी आप इसको अच्छे समझ। अब उसमें कहा जाए कि आपका a+b वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आपको पहले इन दोनों के लिए लगाना पड़ेगा, जितना आंसर आएगा फिर इसका और इसका लगाना पड़ेगा, तो आपका लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही करना है तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है कि एक संख्या में क्रमशः 10% की, 20% की और 30% की वृद्धि हुई है, तो नई संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने % वृद्धि हुई। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, संख्या हमको क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। अब इसी संख्या में 100 में क्या करना है, 10 बढ़ाना है तो 110/100 कर दीजिए, 20 बढ़ाना है तो 120/100 कर दीजिए, और 30 बढ़ाना है तो 130/100 कर दीजिए। तो 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 आप यहाँ से काट दीजिए, और 1 0 आप यहाँ से काट सकते हैं। बचा क्या हमारा, 11 × 12 × 13/10। तो 10 के चाहे तो आप काट लीजिए, वरना आप एक पॉइंट लगा देंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करा लेते हैं 13 और 12 का, तो 13 दूना 26 आएगा, 13 कम 13 और 2 15, तो 156, और ये गुणे में 11/10। तो 11 छंग 66, हासिल आए 6, 11 पचे 55, 6 61 हो जाएंगे, हासिल 6, 11 कम 11 6 17, तो 17 16/10। तो इसको काटेंगे, 1 0 है तो एक अंक बाद पढ़ने, यानी 171.6, ये आपका नई संख्या निकल के यहाँ पे आएगी। आपकी जो पहली संख्या थी, आप यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी थी, 100 थी। अब जो नई संख्या होगी वो कितनी हो गई है, 171.6। तो 100 से कितना बढ़ गया, तो 100 से आपका देख लीजिए 71.6% बढ़ गया, तो यही आपकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यही आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 71.6% की वृद्धि, ये आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो टाइप नंबर 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले हमने टाइप नंबर 5 का आज पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं,
जिसमें से 60% छात्र बालक हैं तथा शेष बालिकाएं हैं। तो स्कूल में बालिकाओं की संख्या बताना है। तो एक बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हमारा छात्र हैं उनको हम प्रतिशत में पहले देख लेते हैं कितना है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो छात्र हैं वो मान लेते हैं कि 100% हैं, यानी हमारे प्रतिशत में जो छात्र हैं वो कितने हैं, 100% हैं। अब यहाँ से बोला गया कि जो 60% हैं, इसमें से 60% जो हैं वो क्या हैं, बॉयज़ हैं। जो 60% छात्र जो हैं वो क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो बचे कितने, हमारे पास 100% टोटल छात्र हैं, उसमें से 60% आपके बॉयज़ हो गए। तो जो आपके गर्ल्स बचेंगे, आप 100 से 60 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। तो 40% जो आपके होंगे वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो हमें गर्ल्स की संख्या बतानी है। तो गर्ल्स की संख्या बताने के लिए क्या करना होगा, जो टोटल संख्या आपको 600 दी गई है उसका आपको क्या करना है, 40% निकाल लेना है। जो 40% होगा वही विद्यार्थियों में गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। तो हमें संख्या किसकी बतानी है, गर्ल्स की, यानी बालिकाओं की संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पे बालिकाओं की संख्या निकालते हैं, यानी गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल नंबर है 600 उसका हम क्या करेंगे, 40% निकाल देंगे। यानी 600 का अगर हम 40% निकाल दें तो हमें गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी। अगर हम इसी 600 का 60% निकाल दें तो बॉयज़ की संख्या मिल जाएगी। फिलहाल हमसे बालिकाओं की संख्या पूछी गई, इसलिए पहले हमने बालिकाओं को परसेंटेज में चेक किया कितना है। यानी 60% आपके यहाँ पे बॉयज़ हैं और टोटल छात्र 100% मान लेते हैं। तो उसमें से 100 से 60 घटाएंगे तो जो 40% बच के आएगा वही आपकी गर्ल्स होंगी। तो हम वही करने जा रहे हैं, 600 की का हम क्या करेंगे, 40% निकाल देंगे तो हमारे पास गर्ल्स की संख्या आ जाएंगी। 40 लिख लेंगे और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ेंगे। तो 2 जीरो की आप ये 2 जीरो काट दीजिए और बराबर में आपका 6 चौक 24, यानी 240 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो गर्ल्स हैं वो निकल के आ जाएंगी, 240 निकल के आ जाएंगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है, लिखा है कि एक नगर की कुल जनसंख्या 12,000 है। तो जो टोटल पॉपुलेशन है हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, टोटल पॉपुलेशन जो है एक नगर की वो कितनी है, 12,000 यहाँ पे दी हुई है। और उसमें बोला गया जिनमें पुरुषों की संख्या 40% है। जो पुरुष हैं यानी जो मेल हैं वो कितने परसेंट हैं, वो 40% है। अगर हम इस 12,000 को अगर मान लें कि ये एक 100% के बराबर है, जो 12,000 जो कुल जनसंख्या है उसको हम मान लेते हैं कि ये 100% है। 100% की वैल्यू कितनी, 12,000 है। उसमें से मेल जो हो गए वो 40% हो गए हैं और महिलाओं की संख्या यानी जो फीमेल हैं वो 35% हैं। ठीक है, और बोला गया शेष जो हैं बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों की कुल संख्या बतानी है। तो हम पहले परसेंटेज में देख लेते हैं बच्चे कितने हैं। ये खुद ही सोचिए, 40% मेल हैं, 35% फीमेल हैं, 40 और 35 जोड़ेंगे तो 75% हो जाएगा। और टोटल हमारे पास कितने, 100% है। तो 100 में से 75% तो आपके मेल और फीमेल हो चुके हैं, तो बाकी जो बचेंगे वो चिल्ड्रेन होंगे। तो 100 से आप क्या करिए, ये हमारे जो 40 और प्लस 35 हैं ये आप माइनस कर लीजिए। तो जो हम 100 है, इस 100 से हम क्या करते हैं, ये 40 और 35 यानी 75 माइनस कर लेते हैं। तो सी बराबर जो है चिल्ड्रन जो होंगे वो 25% यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा एक है। ठीक है, तो ये हमारा 100 से हमने 75 माइनस किया तो 25 बने। तो बच्चे जो हमारे होंगे वो 25% होंगे। तो जो कुल जनसंख्या 12,000 है, अगर हम उसका 25% निकाल लें तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो चिल्ड्रन की संख्या निकाल ली है तो हमें क्या करना है, कुल जनसंख्या जो 12,000 है इसका हम निकाल देंगे 25%। ठीक है, तो 25% निकालते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमें कुल जनसंख्या दी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। 25% को हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 बटे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप काटिए, 25 से कम 25 आएगा, 25 चौके 100 आएगा और 4 से आप इसको 12 काटिए तो 3 आ जाएगा। तो सी बराबर यानी जो चिल्ड्रन बराबर होगा वो 3,000 निकल के आ जाएगा। तो चिल्ड्रन की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आपको एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे ऊपर के दो क्वेश्चन थे इनसे थोड़ा सा अलग हैं। अब बोला गया एक थैले में कुल कंचों का 45% लाल है। तो हम मान लेते हैं जो कुल कंचे हैं उनको पहले हम मान लेते हैं। इस बार कुल कंचे की संख्या नहीं दी, लेकिन हम मान लेते हैं जो कुल कंचे हैं वो हमारा परसेंटेज में मान लेते हैं वो 100% कुल कंचे हैं। उसमें से बोला गया लाल कंचे यानी जो रेड वाले हैं, जो हमारे पास लाल कंचे हैं वो कितने दिए हुए हैं। तो लाल कंचों की जो संख्या दी है वो दी है हमारे पास 45% दिए। तो जो हमारे पास लाल कंचे हो जाएंगे वो 45% हो जाएंगे। आगे लिखा है 30% नीले हैं। तो जो नीले हो जाएंगे वो हमारे पास कितने हैं, नीले कंचे हमारे पास 30% हैं। तो 45 और 30 75% तो ये हो चुके हैं। और 20% काले हैं। तो जो काले वाले हैं उनको भी हम लिख लेते हैं, तो काले वाले 20% हैं। अब इन तीनों को आप जोड़ के देखिए तो 45 30 75 20 95 आएगा। बाकी जो आपके शेष कौन से बोलेंगे, यहाँ पे जो बोलेंगे शेष हरे हैं। तो आप बताइए
टोटल हमने कितना परसेंट माना है, 100% मान लिया कंचे। 45 लाल हो गए, 30% नीले हो गए, काले 20% हो गए, पूरा मिला के 95% होगा। और कुल कंचे कितने हैं, 100। तो 100 से 95 माइनस कर देंगे तो जो हरे वाले होंगे वो 5% होंगे। तो ध्यान रखिए हमने हरे वाले कैसे पता किए, ये लाल नीले और काले को जोड़ लिया, जितना आया उसको 100% से माइनस किया तो 5% बच रहा है, यही हमारे हरे वाले हो जाएंगे। और हरे वाले जो यहाँ पे लिखा है शेष हरे कंचे हैं जिनकी संख्या 25 दी है, यानी जो हरे वाले संख्या जो हैं उनकी संख्या दी है। अब देखिए हरे वाले जो हैं प्रतिशत में कितने हैं, 5% हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 25% है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 5% की वैल्यू है वो 25 के बराबर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हरे वाले प्रतिशत में 5 हैं और वैल्यू में कितने हैं, 25 हैं। तो हम 5% की वैल्यू 25 के बराबर कर देंगे। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 आप यहाँ पे नीचे भेज दीजिए, इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो 1% की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 25 यानी 5 आ जाएगा। हमसे पूछा गया थैले में कुल कितने कंचे हैं, कुल कंचों की संख्या निकाली है। तो हमने कुल कंचे कितने माने हैं, 100% मान लिए। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू 5 है, अगर 100% की वैल्यू निकालना है तो हम इस 1 को 100 से गुणा करा देंगे। इसी प्रकार से हम इस 5 को भी 100 से गुणा करा देंगे। तो 100 एकम 100 यानी 100% बराबर हो जाएगा 500, और 100% ही हमारे कुल कंचों की संख्या है, और जो कि निकल के हमारी आ चुकी है 500। तो आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, परसेंट की वैल्यू के बराबर कर देना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए क्वेश्चन में लिखा कि एक बक्से में कुछ सिक्के हैं, तो हमें सिक्कों की संख्या नहीं पता, तो मान लेते हैं कि जो कुछ सिक्के हैं वो कुल सिक्के मान लेते हैं। जब सिक्कों की संख्या ना पता हो तो हमें इसको 100% मान लें, तो कुल सिक्के जो हैं 100% हैं। इसके बाद लिखा है सिक्कों की कुल संख्या का, कुल संख्या यानी 100% का, जो हमने 100 माना है उसका 30%, यानी 100 का 30% 30 होगा, जो कि किसके हैं, 10 के सिक्के, यानी जो 10 रेस के हैं, जो 10 रेस के सिक्के हैं वो कितने दिए हुए हैं, सवाल में लिखा हुआ है 10 रेस के जो सिक्के हैं वो आपके 30% दिया हुआ है। फिर लिखा है 25% हैं जो 5 रुपये के सिक्के हैं, तो यानी जो 5 रेस के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 25% हैं। उसके बाद लिखा है 25% 2 रेस के भी सिक्के हैं, यानी जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो भी कितने हैं, वो भी 25% हैं। आप जोड़ लीजिए तो 25, 25, 50 तक 80% तो हो चुके हैं। और बोला गया शेष जो हैं 1 रुपये के सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के आप बताइए कितने आएंगे परसेंट में, 25, 25, 50 तक 80%, तो आपका ये हो चुका। ये आपका कितना परसेंट हो चुका, ये 80% हो चुका। टोटल सिक्के कितने हैं, 100% है, और 100% में से 80 घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, 20% बचेगा, और जो शेष बचेंगे वही 1 रुपये के सिक्के होंगे। तो प्रतिशत में जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो 20% हैं, लेकिन वैल्यू में दिया हुआ है कि जो शेष सिक्के हैं 1 रुपये के वो कितने हैं, 16 हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 20% हैं हमारे वो 16 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 1 रुपये के सिक्के हैं वही 20% हैं, और यहाँ पे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या दी हुई है। तो 20% की वैल्यू 16 लिख सकते हैं। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 16 के बटे 20 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया बक्से में कुल कितने सिक्के हैं, कुल कितने मतलब कुल सिक्कों की संख्या बतानी, तो कुल सिक्के कितने माने हमने, 100% माने। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो आप 100 से गुणा करा दीजिए। तो इधर भी हम 16 बटे 20 को हम 100 से गुणा करा देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 16 का 5 से गुणा कराएंगे तो 80 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू जो कितनी निकल के आ गई है, 80 निकल के आ गई, यही हमारे कुल संख्या हो जाएगी सिक्कों। हम बात करते हैं टाइप नंबर 6 में किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और कैसे करेंगे इनको हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन, आपके कभी कोई भी एग्जाम हो सभी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं 1 प्रति केजी यानी 1 केजी का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है, और एक गृहिणी 10 किलो चीनी खरीदती है। तो आप बताइए कि उसका जो रुपया खर्चा होगा वो कितना खर्चा होगा। तो आप लोग सीधा सीधा बताएंगे कि 1 केजी का 50 रुपये है और 10 केजी का निकालेंगे, तो हम इन दोनों को गुणा करा देंगे और हमारा यहाँ पे 500 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो ये जो 1 केजी का जो मूल्य है वो प्रति केजी का मूल्य है, तो ये यहाँ पे आपको लिख लेना है। और जितनी चीनी है यानी 10 किलो चीनी है तो वो आपकी खपत का काम करेगी, यानी खपत का मतलब है कि कितनी चीनी खरीदता है, तो खपत को यहाँ पे आप लिख लीजिए। इन दोनों को अगर आप गुणा कराएंगे तो बराबर में आपको रुपए मिलेंगे, यानी कितना रुपये आपका हो रहा है, यानी कितना आपका खर्चा हो रहा है। तो ध्यान रखना है जो चीनी का मूल्य होगा वो यहाँ पर लिखिए, और जो भी खपत होगी जैसे 10 किलो ले रहा है 15 किलो ले रहा है तो यहाँ पे लिखिए, दोनों को गुणा कराएंगे तो आपको रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल में हमारा कहा गया कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो पहले हमें चीनी का मूल्य पता
पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो चीनी का मूल्य है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये है। और ये भी मान लेते हैं कि जो खपत है, खपत का मतलब है कि चीनी कितनी खरीदी है, तो चीनी मान लेते हैं 100 किलो ही चीनी खरीदी, यानी प्रति किलो चीनी का जो मूल्य है वो 100 रुपये ले लिया, और चीनी भी कितनी ले ली, 100 ले ली। तो इस प्रकार से जो हमारा खर्च आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपये का खर्च हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि मान लेते हैं जो चीनी का मूल्य है वो 100 रुपये है, और जो चीनी हमने खरीदी है वो भी 100 किलो है, और इन दोनों को गुणा कराएंगे तो हमारा रुपया आ जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से माना हुआ है। अब बोला गया कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। तो अभी बताइए, चीनी का मूल्य 100 रुपये है, अब 25% की वृद्धि हो जाएगी तो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 25% वृद्धि होने पर 125 हो जाएगा। फिर बोला गया कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित मतलब कि जितना खर्चा हम पहले करते थे उतना ही खर्चा अब भी होना चाहिए। तो पहले हमने कितना खर्चा करते थे, तो पहले हम 10,000 रुपये का खर्चा करते थे, और अब भी हमें 10,000 रुपये ही खर्चा करना है। तो इधर हमें 10,000 ही रखना होगा, क्योंकि 10,000 ही बोला गया, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित का मतलब है कि 10,000 में हम पहले 100 किलो चीनी लाते थे, अब चीनी का मूल्य बढ़ चुका है, तो उसी 10,000 में कितनी चीनी लाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो चीनी होगी वो हमें कम लानी पड़ेगी। तो पहले 100 लाते थे, तो अब हमें क्या करना होगा कि 100 में से कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। तो 100 माइनस क्या कर देंगे, हम x कर देंगे। तो यही हमें बताना है कि चीनी के मूल्य में कितनी कमी, यानी चीनी की खपत में कितनी कमी करी, यानी जो हम 100 में से x घटा रहे हैं वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो 125 जो हमारा गुणे में उसको बट्टे में भेज देंगे। तो ये 100 माइनस x बराबर हमारा 10,000 के बट्टे में हमारा आ जाएगा 125 आ जाएगा। आप 125 को काटिए तो 125 अट्ठे होता है, तो यहाँ पे 100 माइनस x बराबर हमारा 80 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो ये 80 इधर आएगा, तो 100 माइनस हमारा 80 हो जाएगा। तो x बराबर जो निकाला है वो 20, यानी 20% की कमी हमें करनी होगी अगर खर्च हमारा कितना बढ़ रहा है, 25% का बढ़ रहा है। तो ये एक तरीका हमने आपको बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है और काफ़ी ईजी तरीका है। आपको करना क्या होगा, पहले आपको चीनी का मूल्य 100 रुपये ले लेना है, खपत को भी 100 ले लेना है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10,000 रुपये का। फिर चीनी के मूल्य में वृद्धि कर देना, तो 125 कर देंगे। और बोला गया खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो पहले 100 थी, 100 से मान लेते हैं कि x की कमी करी है। और बोला गया खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी पहले भी 10,000 है तो बाद में भी 10,000 रखना है, तो वही x की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारी कमी आ जाएगी। तो काफ़ी ईजी तरीका है, हमने यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से आपको नहीं कराया है, बिल्कुल 100 मान के आपको कराया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका था, आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं चीनी की जो रेट है वो 100 रुपये है, और हम 100 किलो ही चीनी खरीद रहे हैं, जिसके लिए हमें 10,000 रुपये अदा करने पड़ेंगे। ये हमारी पहली कंडीशन यानी पहली शर्त रहेगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जब चीनी के मूल्य में लिखा है 40% की कमी हो जाए, तो पहले चीनी का मूल्य 100 है और 100 का 40% कम हो जाएगा तो चीनी का मूल्य बचेगा 60 बचेगा। अब बोला गया एक महिला अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो यानी जब चीनी का मूल्य कम होगा तो जाहिर सी बात है खपत वृद्धि हो जाए, यानी हमें चीनी ज़्यादा मिलेगी। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये 100 और प्लस कितना कर दें, x कर दें। इस बार प्लस क्यों किया, क्योंकि चीनी का रेट घटेगा तो चीनी में खपत जो होगी वो बढ़ेगी। और बोला गया कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी पहले भी 10,000 खर्चे करने हैं और बाद में भी आपको 10,000 खर्चा करना है। ठीक है, तो ये 60 आपको नीचे भेज देना है। तो 100 प्लस x बराबर आपका 10,000 के बटे 60 आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, और ये आपका 2 से काटेंगे तो ये 500 आएगा, और ये आपका 3 आएगा। तो 100 प्लस x बराबर आपका 500 बटे 3 आ गया। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये आपका 500 बटे 3 माइनस का 100 आ जाएगा। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, एल्शियम लेंगे तो एल्शियम लेने पर आपका एल्शियम 3 मिलेगा, इधर आपका 500 रहेगा, इधर आपका 300 आ जाएगा। तो एल्शियम तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो x बराबर आप निकालेंगे 500 से 300 गया, 200 बटे 3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। तो आप खपत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, खपत में 66 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी अगर आप चीनी के मूल्य में 40% की कमी करते हैं। तो ये भी तरीका एक आसान तरीका है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इस टाइप का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी में जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सेकेंड टाइप के, इनको भी हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इसी में परसेंटेज में टाइप नंबर 6 में एक नया टाइप क्वेश्चन चालू हो रहा है, जिसमें हमारे आयत और वर्ग दिए होंगे, उनके क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने से इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले आपको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। अब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो आयत की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं।
ठीक है। और चौड़ाई को भी हम 100 मान लेते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती नहीं है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए हम दोनों को एक जैसा मान लेते हैं। तो हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एरिया हमारा 10,000 निकल के आएगा। तो आयत की लंबाई को हमने 100 माना, चौड़ाई को भी हमने 100 माना और हमारा एरिया कितना आ गया, 10,000 आ गया। अब सवाल में बोला गया कि यदि आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दें, तो हमने 100 मानी थी, अब 20% वृद्धि करेंगे लंबाई में तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और बोला गया कि वृद्धि करने से इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो चौड़ाई में हमें कमी करनी है। चौड़ाई हमने 100 मानी है, 100 में हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, तो मान लेते हैं x कमी कर दी। तो कमी करने पर बोला है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अब रहना चाहिए। अपरिवर्तित का मतलब है कि बदलना नहीं चाहिए। तो पहले क्षेत्रफल हमारा कितना आया था, 10,000 आया था, तो अब भी क्षेत्रफल हमारा कितना आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये 120 हमारा बट्टे में भेज देंगे, तो 100 माइनस x बराबर हमारा 10,000 के बटे में हमारा 120 आ जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 आएगा, और इस 4 से काटेंगे तो ये आपका 25 और ये 0 आ जाएगा। तो 100 माइनस x बराबर हमारा 250 बटे 3 आया। माइनस x इधर भेज देंगे, 250 इधर ले आएंगे, तो इस प्रकार से हम x बराबर ही लिख लें, तो 100 माइनस 250 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, लासा लेंगे, 3 और 1 का लासा 3 मिलेगा, 3 दहम के इधर कर देंगे, 30 आ जाएगा, यानी 300 आ जाएगा। 250 से 1 से गुणा कराएंगे तो 250 आ जाएगा। अब घटा लीजिए 300 से 250, तो आपका 50 बचेगा, 50 बटे 3, और 50 बटे 3 को हम लिख लेंगे 16 सही 2/3%। तो यानी जो हमारी आयत की जो चौड़ाई होगी उसमें 16 सही 2/3% की कमी करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने उससे रिलेट करके कर लिया, तो काफ़ी इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को 100 मान के कर सकते हैं। आपको लंबाई चौड़ाई दोनों 100 मान लेना है, एरिया लिख लेना है, जो चीज़ बढ़ाई जाए वो बढ़ा दीजिए, जो चीज़ कमी करने की कही जाए वो कमी कर दीजिए, आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमने आसानी से कर लिया है। इसी के आगे क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर देने से इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पहले वर्ग जो हमारा यहाँ पे वर्ग बोला गया उसका क्षेत्रफल पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुणे भुजा होता है, यानी a इंटू ए बराबर होता है एरिया। ये वर्ग की क्या है, भुजा, यानी भुजा का 2 बार गुणा कराएंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। इसमें तो जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं, आयत में तो लंबाई और चौड़ाई अलग होती है, इसमें तो दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, सेम होती हैं। अब बोला गया कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, तो पहले हम मान लेते हैं जो पहली भुजा है वो 100 है, अगर ये भी 100 है तो दूसरी भुजा भी तो 100 ही होगी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं समान होती हैं। एक को हमने 100 माना तो दूसरी अपने आप 100 हो जाएगी, तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एरिया आपका 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पहले करना ही करना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए अब बोला गया एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि, तो एक वर्ग की भुजा में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो दूसरी भुजा में भी 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि भुजाएं जो होती हैं वो सेम होती हैं वर्ग की, क्योंकि वर्ग की भुजा कैसी होती हैं, सेम होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारी 110 हो जाएगी और दूसरी भी 110 हो जाएगी। अब जो हमारा बोला गया कि वृद्धि कर देने से इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले जब हमने 100 और 100 माना था तो क्षेत्रफल कितना आया इसका, 10,000 आया। अब भुजा में 10% की वृद्धि करेंगे तो ये 110 हो जाएगी, दूसरी भी 110 हो जाएगी, तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा, 11 11 121 हो जाएगा, और ये 2 0। तो हमारी जब भुजा में हमने 10% की वृद्धि करा है तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया है, 12,100, और जब हमारी भुजा 100 थी तो कितना आया था, 10,000। तो क्षेत्रफल में अब यहाँ पे देखिए वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि अगर हम यहाँ से निकालेंगे इन दोनों को घटा के तो हमारा 2100 वृद्धि आ जाएगी। तो हमें पूछा गया कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रतिशत में दिया, इसका मतलब है जो वृद्धि हुई है वो हमें प्रतिशत में बतानी है। तो प्रतिशत वृद्धि बताने के लिए क्या करना होगा, तो जितनी भी वृद्धि है वो आपको ऊपर लिख लेना है। तो 2100 की वृद्धि हुई है और किससे हुई है, 10,000 से बढ़ा है, तो जिससे भी बढ़ा है उसको नीचे लिखिए। तो हमें 10,000 कहाँ पे लिख देना है, नीचे लिख देना है, और गुणे क्या करा देना है, 100 करा देना है। तो ये आप 3 0 यहाँ से काट दीजिए और ये चौथा 0 भी काट दीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे आपकी निकल के आ जाएगी, 21% की वृद्धि निकल के आ जाएगी। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया जो कि मैंने आपको 100 मान के कराया है, और आप यही तरीका याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी वर्ग के लिए सवाल है तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो वर्ग के लिए आपको क्या करना होगा, a प्लस बी, ए बी अपॉन 100 का भी यूज कर सकते हैं। तो a यहाँ पे 10 रखिए, दूसरी भी आप 10 रखिए, यहाँ पे 10 गुणे 10 बटे 100 कर लीजिए। तो ये 10 20 हो जाएगा आपका, ये 2 0 आपके कट जाएंगे और ये आपका 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप 21% बता सकते हैं अगर वर्ग की भुजा की वृद्धि की बात हो। ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करिए, और कमी हो रही है तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे सब जगह प्लस किया हुआ। तो ये तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और बाकी हम आपको ये तरीका सिखा रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है
एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाने तथा चौड़ाई को 40% कम करने। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा क्या होता है, एरिया होता है। लंबाई को हम 100 मानेंगे, चौड़ाई को भी हम 100 मानेंगे, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब बोला गया है कि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, पहले 100 है, अब बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। फिर बोला गया चौड़ाई को 40 कम कर दिया जाए, पहले 100 है, अब 40 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो अब एरिया कितना आएगा निकालिए, तो जीरो हम ये उतार लेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 7। तो देखिए यहाँ पे जब लंबाई 100 थी, चौड़ाई 100 थी, तो हमारा एरिया आया था 10,000। और जब लंबाई 25% बढ़ गई यानी 125 हो गई, चौड़ाई 40 कम हो गई यानी 60 बचेगी, तब जो हमारा एरिया है वो 7,500 है। यानी हमारी जो क्षेत्रफल है, जो पहले का क्षेत्रफल था, जो बाद का क्षेत्रफल था, तो वो क्षेत्रफल में देखिए कमी हो गई। तो कमी कितनी हुई, आप कमी निकालेंगे तो यहाँ से 0 से 0, 10 से 5 जाएगा, 5 आएगा, और यहाँ 9 से 7 जाएगा 2। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी हो गई है, 2500 की कमी होगी। तो वही बताना है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो क्षेत्रफल में जो हमें कमी निकालनी है, वो जितनी कमी है आपको ऊपर लिखिए, तो 2500 की कमी हुई है, ये ऊपर लिखेंगे। और किससे हुई है, 10,000 से ही कम हुआ है, तो 10,000 आपको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है, और गुणे क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इधर से भी 2 जीरो काट दीजिए, तो आपका ये 25% यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आप चाहें तो A+B का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस सवाल को करने के लिए। जब आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी या वृद्धि दी जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। प्लस हो तो प्लस करिए, माइनस हो तो माइनस। तो ये कमी आ रही है तो मतलब माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करेंगे भिन्नों पर आधारित प्रतिशत क्वेश्चनों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ये हमारे परसेंटेज सीरीज का 8वां टाइप है। आज के क्वेश्चन हमारे भिन्न पर आधारित रहेंगे, इनको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% की कमी करने पर जो एक भिन्न है वो 15/64 प्राप्त होती है। तो वह भिन्न क्या होगी, यानी जो पहले भिन्न थी उसको हमें बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सवाल में क्या करते हैं, हम भिन्न को मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भिन्न को मान लेते हैं कि भिन्न जो हमारी है वो x/y है, और इसी x/y की वैल्यू बताना है कि वो भिन्न हमारी क्या होगी। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया है हम उसको पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारी भिन्न x/y है। ठीक है, इसके बारे में क्या बोला गया है कि बोला गया कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब मान लेते हैं भिन्न अपने आप में 100% है, अब उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो वो भिन्न आपकी हो जाएगी 110% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और बोला गया है इसके हर को 12% कम कर दे, तो हर हमारा नीचे वाला होता है, तो हर में 12% कम करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो हर इसका है वो 100% अपने आप में है, और 12% की कमी करेंगे तो 100 से 12 घटाएंगे तो ये आपका 88% ही बचेगा। इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये 100 से 110 बन जाएगा। इसमें 12% की कमी होगी तो वो आपका 88% बचेगा। और इतना करने पर आपका बराबर में कितना आ रहा है, 15/64 आ रहा। तो हम ये 15/64 लिख दें। अब ये देखिए परसेंटेज से आप परसेंटेज चाहे तो हटा सकते हैं, और ये 11 दहम 110 हो जाएगा, 11 8 88। आप काट लीजिए, और 2 चक्कू 8 आएगा, और 2 पंची 10 आएगा। तो x/y हमें निकालना है, यही भिन्न हमारी। तो ये बट्टे का 4 जो होगा उधर गुणे में चला जाएगा, तो 15 के साथ हो जाएगा 4, और हमारा नीचे 64 है, और ये जो 5 ऊपर है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो 5 को हम ऐसे लिख लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 3 15 कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 छंग 24। तो जो हमारा x/y है, जो हमारी भिन्न है वो कितनी आ जाएगी, ऊपर हमारा 3 बचा है, नीचे हमारा कितना बचा है, 16 बचा है। तो हमारी जो भिन्न है वो x/y थी, और ये कितनी निकल के आ गई, 3/16 निकल के आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे हमने किया, सबसे पहले क्या किया कि एक भिन्न मान ली x/y, और बोला गया उसके अंश हमारा ऊपर वाला होता है। तो अंश में 10% की वृद्धि, डायरेक्ट हमें क्या करना देना है, 10 बढ़ा के 110 कर देना है। फिर हर में 12% की कमी, मतलब उसे क्या कर देना है, 100 से घटा के 88 कर देना है। प्रतिशत काट देना है, और भिन्न भिन्न में जो गिनतियाँ हैं वो काट देना है। और इस प्रकार से हम हल करके x/y यानी जो हमारी भिन्न है उसको हम निकाल सकते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक चीज़ में प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। तो देखते हैं क्या सवाल है। तो लिखा है एक भिन्न के अंश में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वही भिन्न मान लेने हैं। तो हम भिन्न मान लेते हैं x/y। अब हमारा यही x/y भिन्न है, इस पे बोला गया इसके अंश में, अंश हमारा ऊपर वाला होता है, 220% की वृद्धि कर दें। अब मान लेते हमारे भिन्न 100 है,
220 वृद्धि कर देंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 100 में 220 बढ़ा दीजिए तो आपकी हो जाएगी 320% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 320, क्योंकि 100 तो थी ही, 220 बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी। और हर में बोला गया 150 की वृद्धि कर दें, तो मान लीजिए हर अपना 100% है और 150% और बढ़ा दें तो वो कितना हो जाएगा, 100 में 150 बढ़ाएंगे तो वो 250% के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो परिणामी भिन्न आ रही है, यानी जो बराबर में हमें मिलने वाला है वो 4/5 मिलने वाला है। और हमें मूल भिन्न यानी x/y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो ये प्रतिशत प्रतिशत हटा देंगे, क्योंकि प्रतिशत हटा देंगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोनों तरफ है तो हटा सकते हैं। और ये 0 से 0 हटाएंगे तो x/y बराबर निकालेंगे तो इधर 4/5 हमारा है, ये बटे का 25 ऊपर चला जाएगा और ये जो गुणे का 32 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 एकम 5 पचम 25 काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 8 32 काट सकते हैं। तो x बटा जो y है वो हमारा निकल के आ जाएगा 5/8 निकल के आ जाएगा और यही हमारी भिन्न हो जाएगी। तो सिंपल सा सवाल है, आपने पहला सवाल अगर अच्छे से समझ लिया तो आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक भिन्न के अंश में प्रतिशत में वृद्धि होगी और दूसरे भिन्न के जो हमारा हर होगा उसमें 2 गुना या 3 गुना करेंगे। तो जब प्रतिशत एक जगह होगा तो हम इसे काट नहीं सकते, क्योंकि प्रतिशत ऊपर नीचे दोनों में था तो इसलिए काट दिया था। अगर एक में प्रतिशत होगा तो प्रतिशत को हटा के हमें 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन एक है, उसको भी हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है 3, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करिए तथा हर को दोगुना करें। देखिए वो ऐसे ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, एक भिन्न ले लेनी है। तो भिन्न हमने मान ली है x/y। अब इस x/y में क्या करना है, जो बोला गया वो करिए। तो बोला गया कि अंश में 25% की वृद्धि, तो मान लेते हैं जो भिन्न का अंश है वो 100% के बराबर है, 25% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, वो 125% बन जाएगा। और फिर बोला गया हर को दोगुना कर दे, दोगुना मतलब सिर्फ 2 से गुणा कर दीजिए, तो हर को सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त जो भिन्न होगी वो 5/9 होगी, यानी बराबर में जो मिलेगा वो हमें 5/9 मिलेगा। अब इस बार प्रतिशत प्रतिशत नहीं काट सकते, क्योंकि प्रतिशत सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, तो हम इस प्रतिशत को काट नहीं सकते हैं और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। ठीक है, तो x/y गुणे 125 लिखा और ये प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगा लेंगे, 100। और यहाँ पे हमारा गुणे में 2 भी है और ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे और 100 आ जाएगा, तो बटे में ही 100 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ही 100 लिख लिया, बराबर क्या है 5/9 है। तो ध्यान रखना प्रतिशत हटाया तो क्या बढ़ा लिया, 100 बढ़ा लिया। तो 25 पंजे 125 होगा और 25 चक्कू 100 होगा। अब x/y निकालना है, तो ये जो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 5 के साथ, तो 5 के गुणे में 8 लिख लेंगे और ये जो 5 हमारा ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 9 के गुणे में 5 आ जाएगा। तो आप 5 से 5 काट दीजिए और x/y बराबर आपका 8/9 आ जाएगा। तो यही आपकी भिन्न हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे भिन्नों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है परसेंटेज में, इनको सॉल्व कर लिया है, जिसमें हम बात करेंगे मिश्रण पर आधारित परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले हमने टाइप नंबर 8 तक क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने हमारे मिश्रण पर आधारित रहेंगे जो कि परसेंटेज का ही हिस्सा है, इनको हम कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कुल चीनी है वो अभी देखिए कितनी है, तो कुल चीनी जो हमारे पास दी हुई है वो 300 ग्राम है। अब उसमें से बोला गया है कि जो 40% क्या है, चीनी है। तो पहले हम चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं। तो चीनी की मात्रा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो 300 ग्राम दी है कुल, उसका आपको 40% निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 40%। तो 300 का अगर आप 40% निकाल देंगे तो आपकी चीनी की मात्रा आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो बराबर आपका 120 ग्राम चीनी आ चुकी है। तो ठीक है, 120 ग्राम चीनी होगी, बाकी आपका बचा क्या होगा, पानी होगा। तो पानी भी लिख लीजिए चाहे तो आप लिखना चाहें। तो 300 में से 120 ग्राम चीनी हो जाएगी तो बचा 180 ग्राम क्या होगा, आपका पानी हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं, अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो अभी 120 ग्राम चीनी है, तो मान लेते हैं कि जो चीनी अब हम उसमें मिला रहे हैं, तो चीनी जो हम मिला रहे हैं 120 ग्राम में x चीनी और मिला दे रहे हैं। तो अगर हम चीनी x ग्राम मिलाएंगे तो जो हमारी कुल चीनी हो जाएगी वो भी तो बढ़ जाएगी। तो कुल चीनी हमारी कितनी हो जाएगी, कुल चीनी का जो घोल है, चीनी घोल जो है वो कितना हो जाएगा, 300 + x हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम चीनी बढ़ाएंगे तो उसमें चीनी के घोल में भी तो बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो 120 ग्राम चीनी है मान ले, तो इसमें x ग्राम चीनी मिलाई, तो x ग्राम चीनी मिलाने से चीनी की मात्रा बढ़ेगी और साथ में जो चीनी का घोल होगा उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। तो 300 ग्राम चीनी थी, उसमें x ग्राम और बढ़ जाएगा। अब बोला गया इतना करने के बाद जो नए घोल में चीनी होगी वो कितनी प्रतिशत है, चीनी 50% है। तो अब हमें पता है जिसका भी प्रतिशत निकालना हो, जैसे मान लेते हैं चीनी का हमें प्रतिशत निकालना है,
तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो हमारी कुल चीनी कितनी है, हम चीनी का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो चीनी हमारी कितनी होगी 120 प्लस एक्स, तो हम 120 प्लस एक्स ऊपर लिखेंगे और कुल नीचे लिखेंगे। कुल हमारी कितनी है 300 प्लस एक्स हो गई है, तो कुल हमारी 300 प्लस एक्स हो गई है और गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, हमारा प्रतिशत निकल रहा था। तो चीनी का प्रतिशत हमें निकाला है, तो चीनी का प्रतिशत हमें कितना दिया 50 दिया है, तो हम इसको 50 लिख लेंगे और ये गुणे का जो 100 है इसको हम बटे में ले आएंगे, बराबर हमारा 120 प्लस एक्स बटे हमारा हो जाएगा 300 प्लस एक्स। ये आप काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100 आएगा। आप तिरछा गुणा कराएंगे तो 2 का 120 कराएंगे तो 240 आ जाएगा और 2 का x से कराएंगे तो 2x आ जाएगा। इसी प्रकार से 300 का 1 से कराएंगे तो 300 आएगा और x का 1 से कराएंगे तो x ही आएगा। अब ये x इधर 2x से माइनस कर लेंगे तो ये x बचेगा और 240 इधर 300 से माइनस कर लेंगे तो 60 बचेगा। तो x बराबर 60 आ गया, मतलब हमने जो चीनी मिलाई है वो कितनी मिलाई है 60 ग्राम मिलाई है। तो यही यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि हमने 60 ग्राम चीनी मिलाई है। तो हमने किया क्या है कि बोला गया है कि कितनी चीनी मिलाए, तो पहले हमारे पास 120 ग्राम चीनी थी, हमने मान लिया कि x ग्राम चीनी मिलाई, तो x ग्राम चीनी मिलाने से घोल में भी चीनी क्या हो जाएगी x बढ़ जाएगी। अब चीनी का प्रतिशत हम यहाँ पे निकालें, तो चीनी का प्रतिशत निकालेंगे तो चीनी की मात्रा ऊपर लिखिए, नीचे कुल लिखिए। तो चीनी की मात्रा 120 प्लस x हो गई, वो हमने ऊपर लिखा है और कुल 300 प्लस x है वो हमने नीचे लिखा है। गुणे क्या कर दिया है 100 कर दिया है और चीनी का प्रतिशत हमें दिया था 50, तो हमने 50 लिखा और ये वाला 100 हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। इस प्रकार से सॉल्व करके x की वैल्यू 60 निकालेंगे, यही चीनी हमने यहाँ पे मिलाई है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में, तो हमारे पास जो टोटल विलियन है वो कितना है, विलियन में हमारा एल्कोहल भी होगा और पानी भी होगा। तो विलियन का मतलब इसमें हमारा एल्कोहल भी है और प्लस वाटर भी है, तो विलियन में दो चीज़ें, और हमारा विलियन कितना है 5 लीटर विलियन है। अब इसमें हम सबसे पहले एल्कोहल की मात्रा कितनी है 40 है, तो सबसे पहले हम एल्कोहल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारा जो एल्कोहल है वो हम निकाल लेते हैं, तो 5 का हम क्या कर देंगे 40% यानी प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100 लगा देंगे। तो 0 से 0 काट दीजिए, जाएगा 5 को 20 आएगा, 20/10 और ये कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 2 लीटर। तो यानी जो 5 लीटर हमारा विलियन है उसमें से 2 लीटर हमारा क्या है एल्कोहल है। अब बोला गया कि 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी मिला दें। तो अब बताइए पहले हमारा कुल विलियन कितना था 5 था, अब 1 लीटर पानी मिला देंगे तो कुल विलियन कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर तो पहले से था, 1 लीटर पानी मिला देंगे तो जो हमारा कुल विलियन हो जाएगा वो 6 लीटर हो जाएगा। और एल्कोहल हमारा कितना है 2 ही लीटर रहेगा, क्योंकि 2 लीटर एल्कोहल है, तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ से अगर आप वाटर की तुलना करें तो 5 के हिसाब से 2 लीटर एल्कोहल है, तो 3 लीटर कितना हो जाएगा 3 लीटर आपका पानी हो जाएगा। 1 लीटर और मिला दिया गया तो 4 लीटर पानी हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा, तो एल्कोहल का परसेंटेज बताना है। तो ध्यान रखना है कि जिसका भी परसेंटेज बताते हैं हमने कहा था उसकी वैल्यू कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है। तो एल्कोहल हमारा तो 2 ही लीटर रहेगा क्योंकि पानी मिलाया गया, एल्कोहल की मात्रा तो बढ़ी नहीं, तो 2 लीटर आपको कहाँ लिखना है ऊपर लिखना है। नीचे आपको क्या लिखना है कुल विलियन लिखना है। तो कुल विलियन पहले 5 लीटर था, 5 लीटर के हिसाब से वो 40% था, लेकिन अब कुल विलियन कितना हो चुका है 6 लीटर हो चुका है, क्योंकि 1 लीटर पानी बढ़ा दिया गया। तो हमें यहाँ पे नीचे 6 लिखना है और गुणे क्या कर देना है 100% कर देना है। तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 100 को 3 से यहाँ पे काटेंगे 100/3 हो जाएगा। तो 100 को 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो ये एल्कोहल की नई मात्रा या परसेंटेज में होगी, क्योंकि 1 लीटर पानी बढ़ाने के बाद एल्कोहल का जो परसेंटेज है वो घट जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा दूसरे जैसा है कि लिखा है 3 लीटर चीनी के घोल में हमारी 40% यहाँ पे चीनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो घोल है वो चीनी का वो कितना है, घोल हमारा 3 लीटर है, जिसमें हमारी चीनी भी होगी और पानी भी होगा। और हमारा चीनी जो दिया है वो 40% है, तो हम चीनी की मात्रा निकाल लेते हैं पहले। तो चीनी की मात्रा निकालने के लिए क्या करना है, जो टोटल दिया है 3 लीटर उसका हम 40% निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम 100 लगा लेंगे और 0 से 0 काटिए तो 4 3 12 आएगा और 12/10 हो जाएगा। और 1 0 का मतलब 1 अंक बाद पॉइंट, तो 1.2 लीटर हमारा, या लीटर में कह लीजिए, फिर चीनी तो हमारी मिक्सर में होती है तो हम इसको केजी में भी कह सकते हैं। तो चीनी की जो मात्रा है वो कितनी आ गई 1.2 आ गई और पूरा घोल कितना है 3 लीटर है। अब बोला गया इस घोल में 1 लीटर पानी और मिला लें। तो अब बताइए पहले से हमारा कुल घोल कितना है 3 है, अब उसमें हम 1
1 लीटर पानी और मिला देंगे तो हमारा जो कुल घोल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो नया घोल बन के आया है, जो नया घोल है यानी हमारा जो 4 लीटर बन के आया है, इसमें चीनी की मात्रा बतानी है। तो चीनी का परसेंटेज अब हमें 4 के हिसाब से बताना है। तो चीनी का प्रतिशत बताने के लिए चीनी की जितनी मात्रा है वो ऊपर लिखिए, यानी 1.2 हम ऊपर लिखेंगे, और कुल मात्रा अब 3 की जगह पर कितने रखेंगे, 4 रखेंगे, और गुणे क्या कर देंगे, 100% करें, क्योंकि हमें चीनी का प्रतिशत ही बताना है। तो पॉइंट हटा लीजिए, आप 0 बढ़ा लेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, तो और 3 दहम 30 हो जाएगा। तो चीनी की अब जो परसेंटेज होगा वो 30% हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर हमने यहाँ पे पानी बढ़ा दिया, तो चीनी का जो परसेंटेज है वो डाउन हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं, एक टाइप हमारा रहेगा जो कि इसमें हम बात करेंगे पास और फेल पर आधारित कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, उस पर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये हमारा परसेंटेज की सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले पार्ट नंबर 6 तक हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मैथ मैजिक नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज अपने पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा पार्ट नंबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक छात्र कुल अंकों का 35% अंक हासिल करता है और वह परीक्षा में जो होता है 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक छात्र है जो कि कुल अंकों का 35% लाता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ये दिया हुआ है। और इसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र है जो कि 45% अंक लाता है और जो उत्तीर्ण अंक हैं उससे 45 अंक अधिक ले आता है, यानी जो पास होने वाले मार्क्स हैं उससे 45 अंक अधिक पाता है, यानी अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए एक छात्र पास हो रहा है और दूसरा छात्र फेल हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस सवाल में क्या करना होगा कि दोनों को मिनिमम पासिंग तक पहुँचाना है, यानी दोनों को खाली क्या कराना है, सिर्फ और सिर्फ पास कराना है। तो यानी हमें मिनिमम पासिंग मार्क्स देना है दोनों को। इस तरफ भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स तक ही पहुँचे, यानी अधिक अंक लाया है तो उसके हम काट के अंक क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको पास कराएंगे। इधर कम अंक लाया तो उसको क्या करेंगे, उसको कुछ अंक दे देंगे ताकि वो पास हो जाए। अब अभी लिखा है कि एक व्यक्ति है जो छात्र है 35% अंक लाया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कितना अंक लाया है, 35% अंक लाया है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। अगर हम इसको 25 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस छात्र को 25 अंक दे देंगे तो वो मिनिमम पासिंग तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखिए, इस दूसरी परीक्षा में एक छात्र है जो कि 45% अंक लाया है, एक और छात्र जो कि 45% अंक लाया है और वह 45 अंकों से उत्तीर्ण है, यानी 45 अंक अधिक ले आया है। तो हम इसके 45 अंक इससे माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पासिंग तक पहुंचेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो फेल था वो जितने अंकों से फेल था उतने अंक दे दीजिए तो वो पास हो जाएगा, और जो पास था जितने अंकों से अधिक अंकों से पास था उतने उसके ले लीजिए, यानी माइनस कर दीजिए तो भी वो मिनिमम पासिंग तक पहुंचेगा। तो हमें दोनों तरफ क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ पास तक रखना है। अब क्या करिए, यहाँ पे प्रतिशत एक तरफ कर लीजिए और गिनती एक तरफ। तो ये 25 और ये माइनस का 45 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा 45% और ये 35 हमारा इधर आ जाएगा। तो 35 से 45 आप माइनस करेंगे तो 10% आएगा और 45 और 25 कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 10% की वैल्यू 70 है। अगर हम यहाँ पे 10 से और गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 100%, इधर भी 10 से गुणा कर दें तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू 700 आ गई और जो हमारा पूर्णांक होगा वो अपने आप में 100% ही होगा, क्योंकि 100% में से 35%, 40%, 45% ये नंबर लाए हुए हैं। तो जो हमारा पूर्णांक होगा वो कितना हो जाएगा, 700 का हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक तरफ मिनिमम पासिंग मार्क्स बनाना है, दूसरी तरफ भी मिनिमम पासिंग मार्क्स बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी जो हमको पास होना है उसके लिए कितने प्रतिशत अंक लाना है, 40 लाना है। और दूसरी तरफ देखिए लिखा है एक छात्र 30% अंक लाता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको पास तक पहुंचाना है। तो पास परसेंटेज के बराबर क्या करना है, हमें पास परसेंटेज ले जाना है। तो पास होने के लिए देखिए यहाँ पे कितने लाना है, 40%। तो हमें यहाँ पे कम से कम 40% लाना है पास होने के लिए। इधर एक छात्र क्या है, 30% अंक लाया हुआ है और 60 अंक से फेल हो रहा है। अगर इस 60 अंकों को इसको और दे दो, यानी इसमें हम 60 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इधर भी पासिंग मार्क्स हो गया, इधर भी पासिंग मार्क्स हो गया। इधर पासिंग मार्क्स कितना है, 40% लाना है, इधर पासिंग पास 30% थे और 60 अंक और दे देंगे तो वो भी पास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशंस यहाँ पे बराबर बैठती हैं। अब 30% इधर ले आइए तो 40% से आप यहाँ पे 30% क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, बराबर बचेगा 60।
और 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और 10 से गुणा करा दीजिए तो ये 100% बन जाएगा। इधर भी 10 से गुणा कराएंगे तो ये 600 बन जाएगा। तो 100% की वैल्यू 600 और हमारा पूर्णांक जो अपने आप में है 100% के बराबर है। तो ये हमारा जो 600 अंक होंगे यही हमारा परीक्षा का कुल अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी ईजिली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है, यानी जितने भी अधिकतम अंक हैं उसका 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ पे 2 बार लिख गया, 80 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें इसको पास कराना होगा। तो हमें देखिए यहाँ पे 30% वो अंक लेके आया है, अगर हम इसको 80 और दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा छात्र एक रवि है, 200 अंक लाया है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी वो 200 अंक लेके आया है, अगर उसको 15% अंक और दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये इसको भी हमें क्या करना है, 15% यहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। ध्यान इस बार दोनों में जोड़ना है क्योंकि दोनों ही फेल हैं। यहाँ पे देखिए 30% अंक लाया है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण है, तो इसको भी हमने 80 दे दिए। दूसरा छात्र जो है 200 अंक लाया है और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण है, यानी 200 तो पा गया, अगर 15% और मिल जाते तो वो भी पास हो जाता। तो हम भी इसको क्या करते हैं, 15% दे देते हैं। अब प्रतिशत एक तरफ कर लेंगे और गिनती एक तरफ कर लेंगे। तो 30% माइनस कर देंगे 15%। इसी प्रकार से 200 से माइनस कर देंगे हम, ये 80 माइनस कर देंगे तो ये 15% हमारा बचेगा। इधर बचेगा हमारा, ये हमारा 80 है तो इधर बचेगा हमारा 120। 1% की वैल्यू आप यहाँ पे निकालिए तो 120 बटे क्या करेंगे, 15 करेंगे। और 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 15 अट्ठे 120 तो 8 आ जाएगा। और 100% की वैल्यू निकालेंगे यानी 100 से गुणा कराएंगे तो 100 अट्ठे 800 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 800 यहाँ पे टोटल पूर्णांक आ जाएगा। और यही पूछा गया परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, 800। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स देखिए यहाँ पे भी हमने पास कराया है और यहाँ पर भी पास कराया है, तो ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। तो आपसे मिनिमम पूछा जा सकता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स निकालना हो तो क्या करना होगा, 30% की वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें 80 जोड़ दीजिए, या फिर 15% की वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें 200 जोड़ दीजिए। तो 1% की वैल्यू 8 है और 30% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 8 तरीक कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 30 से गुणा करा देंगे और प्लस 80 और जोड़ दीजिए क्योंकि 80 और जोड़ने होंगे। तो ये आपका 320 मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएगा। या इधर से निकालना चाहें, 1% की वैल्यू 8 है तो 15% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 15 8 कितना आएगा, 120 आएगा। और प्लस 200 और आप जोड़ेंगे क्योंकि 200 जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी ये 320 आ जाएगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे पास और फेल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में आज हम पार्ट नंबर 10 में डिस्कस करने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेज का हमारा नंबर 10 पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, सवाल जो हमारा लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त होता है और वह 300 मतों से चुनाव जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो कुल वोट हैं, सबसे पहले आप मान लीजिए कि कुल वोट कितना है। तो कुल वोट हमने मान लिया कि कुल वोट चुनाव में जो है वो 100% के बराबर हैं। कितने प्रतिशत के बराबर हैं, 100% के बराबर हमारे यहाँ पे कुल वोट यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद बोला गया कि 2 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से एक उम्मीदवार हमारा मान लेते हैं ये पहला उम्मीदवार है। ये पहला उम्मीदवार है जिसने 65% अंक प्राप्त किए, 65% वोट प्राप्त किए। ठीक है, ध्यान रखना है, 65% वोट प्राप्त किए। अब बताइए, एक उम्मीदवार ने 100% वोटों में से 65% वोट प्राप्त किए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो 100 में से 65 माइनस कर देंगे तो 35% जो आ जाएगा वो दूसरा उम्मीदवार वोट प्राप्त करेगा। इतना तो आप समझ सकते हैं कि एक अगर 100 में से 65 लाया है तो दूसरा 100 में से बचा हुआ क्या होगा, 35 ही तो लाएगा। अब प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए तो जो पहला उम्मीदवार है दूसरे उम्मीदवार से कितने अंकों से जीत रहा है, यानी कितने वोटों से जीत रहा है। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हैं कि 65 से 35 माइनस करेंगे तो 30% वोटों से जो है पहला उम्मीदवार चुनाव जीता है। और सवाल में हमारा दिया है कि वह 300 मतों से चुनाव जीता है, तो हम कह सकते हैं सवाल में 300 मत हैं और प्रतिशत में 30% हैं। तो इसका मतलब है कि 30% से जीता है और वैसे कितने से जीता है, 300 से जीता है। तो 30% की वैल्यू हम 300 लिख सकते हैं। और 1% की आप वैल्यू यहाँ से निकालिए तो 300 बटे क्या करेंगे, 30 करेंगे।
30 से 30 कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू आपकी 10 आ गई है। और हमें बताना है कि इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो टोटल वोट कितने हमने माने हैं, 100% माने हैं। तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 के हम दोनों तरफ गुणा करा देंगे, तो इधर आपका 1000 आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू 1000 आई है और यही हमारे वोट पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन भी समझते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा सवाल समझते हैं। लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और इसमें से 6% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 6000 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितना वोट था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही काम करेंगे, कुल वोट हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है। तो कुल वोट हमने प्रतिशत में मान लिया कि हमारे पास प्रतिशत में कुल वोट कितना है, 100% वोट हमारे पास है। अब यहाँ पे लिखा है कि 6% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया, उसमें से जो जो हमारे 6% लोग हैं वो हमारा जो है मत का प्रयोग नहीं करते हैं, इनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसके बाद बोला गया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, तो कुल मत हमारे कितने हैं, तो कुल मत हमारे 100% हैं और उसका 48% मत प्राप्त हो, तो 100 का 48% आप निकालेंगे तो वो 48% ही आएगा। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मिले हैं, यानी हमारा ये विनिंग वाला जो है इसको मिले हुए हैं 48%। अब इनको जोड़िए 48 और 6 कितने हो जाएंगे, 54% हो जाएंगे। और टोटल 100% वोट है, तो 54 से हम 100 माइनस करेंगे तो जाके हमारे आएंगे 46। तो ये जो 46% होंगे ये दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे, यानी जो सेकेंड उम्मीदवार है उसको मिले होंगे। ठीक है, कुल वोट हमारा 100% है, 100 में से 6% हमारे यहाँ पे जो वोट नहीं पड़े हैं और 48% वोट मिले हैं जीतने वाले को। और 48 6 54 होते हैं, 54 को हम 100 से माइनस करेंगे तो 46 आएगा और 46% वोट दूसरे को मिले होंगे। तो यहाँ से कंपैरिजन आप करके देखिए पहले और दूसरे के बीच में, तो कहा कह सकते हैं कि ये 2% वोटों से क्या है, जीत रहा है। यहाँ पे उसको 46% वोट मिले हैं, यहाँ पे इसको 48% वोट मिले हैं, तो 2% वोटों से जीता है। और सवाल में लिखा है कि वो 6000 मतों से जीता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत में वो दो है और वैल्यू में वो 6000 है। तो 2% की वैल्यू हम 6000 के बराबर कर सकते हैं और 1% वैल्यू की हम बात करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3000 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा गया चुनाव में कुल कितना वोट था, यानी हमें 100% की वैल्यू बताना है। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए आप 100 से गुणा करा दीजिए, तो 3000 का 100 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू 3 लाख के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 5 जीरो हैं तो वो 3 लाख आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा है एक चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो हम सबसे पहले मानते हैं कि चुनाव में कुल प्रतिशत कितने वोट हैं, 100 वोट हैं और 10% लोगों ने हमारा क्या किया, चुनाव में वोट ही नहीं डाले हैं, यानी इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि यानी ये वोट पड़े ही नहीं। और अब 100% में से 10% वो लोगों ने वोट नहीं डाला। अब लिखा है शेष मतों का, शेष का मतलब है कि जो बचे हुए हैं, हमारे पास 100% वोट थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अब हमारे पास यहाँ से जो हम देखेंगे जो हमारे पास शेष बचेंगे, क्योंकि 100 में से 10 तो चलेगा, तो शेष हमारे पास कितने प्रतिशत बचे हैं, 90% वोट हमारे पास बचे हुए हैं। अब इस 90 का 10%, तो 90 का आप 10% निकाल लीजिए, कहीं भी निकालिए, तो 90 का 10% निकालेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे और 0 0 कर देंगे तो 9 आएगा। तो जो 90 का 10% निकालेंगे तो वो 9% आया है और 9% वोट हमारे क्या हैं, अवैध हैं। क्या है, हमारे अवैध हैं। ध्यान रखना है, 90 का 9% निकाला तो अवैध हैं। अब लिखा है कुल वैध मतों का। अब देखिए हमारे पास 90% वोट बचा है शेष, उसमें से 9% अवैध हो गया। तो अब बताइए 90 में से 9 चला जाएगा तो हमारा 81 तो बचेगा और ये हमारा 81 क्या है, वैध वोट है। कौन सा है, 81% जो है वो वैध वोट होगा, क्योंकि 90% शेष था वही वोट पड़ा हुआ है। 90% में से 9% तो अवैध हो गया, तो बचा 81% वैध है। अब बोला गया कि कुल वैध मतों का 60%। अब वोट पाकर 3240 वोटों से चुनाव जीत गया, यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 60% वोट पाया है। किसका, 100% का नहीं, वैध मतों का। और वैध मत कितने, 81% हैं। तो हम 81 का 60% निकालेंगे, बटे का क्या करेंगे, 100 कर देंगे और 0 से 0 काटेंगे तो 6 कम 6 6 48, 48 बटे 10, तो पॉइंट लगा देंगे, यानी 48.6% आ जाएगा। तो जो जीतने वाला पहला उम्मीदवार है
उसको 48.6% वोट मिले हैं। अब 81 से 48 आप माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 32.4 आएगा। कितना आएगा? 32.4% आएगा। ये आपको क्या होगा? सेकेंड उम्मीदवार को मिला है जो कि हारा हुआ उम्मीदवार है। ठीक है, 81% का वैध मत हमने निकाला 60% करके, तो 48.6 आया। 48.6 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो 32.4 आएगा। ये दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। अब प्रतिशत में देखिए कि ये कितने वोटों से जीत रहा है, तो 48.6 का यहाँ पे देखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 16.2% वोट आएगा जहाँ से जीत रहा है। और हमारे सवाल में दिया हुआ है 324 वोटों से, 324 और जीरो यहाँ पे, यानी 3240 वोटों से जीता है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालिए तो 3240 के नीचे आपका 16.2 आएगा, पॉइंट डाल लीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए और इसको आप यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 बार कट जाएगा। तो यानी 1% की वैल्यू जो है वो 200 आ गई है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो बोला गया तो उस चुनाव में कुल कितना वोट था, हमें ये नहीं बताना कि कितना वोट पड़ा। तो कितना वोट पड़ा, क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन शेष 90% वोट पड़ा। अवैध भले हो या वैध हो उससे मतलब नहीं, तो टोटल तो 90% वोट पड़ा। अगर आपसे पूछे कुल कितना वोट पड़ा तो आप क्या करिए? 90% की वैल्यू निकाल दी। लेकिन हमसे पूछा गया चुनाव में कुल कितना वोट था, तो कुल कितना वोट था? 100% वोट था। तो 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो नहीं हमारा 20,000 यहाँ पे चुनाव में वोट था। अगर कहें कि कुल कितना वोट पड़ा तो सिर्फ 90% वोट ही पड़ा, तो 90 से गुणा करा देंगे तो 90% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 18,000 वोट ये हमारा क्या है? चुनाव में पड़ा हुआ वोट है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ सवाल को कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे ये चुनाव से संबंधित सवाल पूरे हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, परसेंटेज की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 11 क्वेश्चन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जनसंख्या में वृद्धि और कमी करने के बाद किसी गांव या किसी भी नगर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी है या बाद में कितनी हो जाती है। इन प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यही सवाल कुछ दिए जाएंगे, यानी एक नगर होगा जिसकी जनसंख्या दी जाएगी कि 5% की दर से कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितनी थी। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको हम डिस्कस करने से पहले यहाँ पे जो हमारे फॉर्मूले हैं इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला आपका लिखा है कि अगर आपको किसी नगर की जनसंख्या कुछ वर्षों बाद ज्ञात करनी है, n वर्ष बाद, n का मतलब है कि 2 वर्ष बाद कहा जाए तो n का मान 2 हो जाएगा। तो n वर्ष बाद अगर आपको जनसंख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस r बटे 100 की पावर n। अब यहाँ पर जो a दिया हुआ है ये n वर्ष बाद की जनसंख्या, यानी किसी शहर की अगर जनसंख्या आपको बाद में निकालना है तो n वर्ष बाद निकालना है तो a हो जाएगा आपका n वर्ष बाद। p जो होती है वो आपकी वर्तमान जनसंख्या को शो करेगी या वर्तमान मूल्य को भी शो करेगी। जैसे जरूरी नहीं है कि हम ये फॉर्मूला जनसंख्या के लिए लगाए, किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है प्लस माइनस का अर्थ है कि प्लस का अर्थ है कि वृद्धि के लिए आपको करना है, अगर कमी हो रही हो तो आपको माइनस करना है। आर का मतलब है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है। प्लस माइनस का अर्थ ध्यान रखना, अगर वृद्धि हो तो प्लस लगाना है, कमी हो तो माइनस लगाना है। आर का अर्थ है कितनी प्रतिशत है। ठीक, और ये एन हमारा क्या है? वर्ष है। इसी प्रकार से नीचे एक फार्मूला दिया हुआ है, यही सेम फार्मूला यहाँ पे देखिए जो P हमारी वर्तमान जनसंख्या है इसके गुणे में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? इसके गुणे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ इसके बटे में लिखी है। अगर बटे में हम ये कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जो हम जनसंख्या निकाल रहे हैं वो पहले की जनसंख्या निकालनी है, यानी n वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला B बराबर क्या होगा? P अपॉन में 1 प्लस माइनस R अपॉन 100। प्लस माइनस का अर्थ यही रहेगा कमी और वृद्धि से। ठीक है, प्लस का मतलब है कि वृद्धि हो रही हो तब रखना, माइनस का अर्थ है कमी हो रही हो तब लगाना। लेकिन अगर पहले जनसंख्या निकालनी हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, अगर आपको बाद की जनसंख्या निकालनी है तो ये फार्मूला लगाना है। तो ये 2 फार्मूले हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे सवालों को देखते हैं। सवाल लिखा है एक नगर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत में जो भी चीज़ दी जाएगी मैंने आपको कहा था वो R से लिखना है, तो R बराबर आपका हो जाएगा 10% हो जाएगा और फार्मूला में प्लस करके लगाना क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। पूछा गया यदि वर्ष 2003 में वहाँ की जनसंख्या, तो 2003 में जो जनसंख्या दी गई है वो हमारी कितनी है? 20,000 है। तो पूछा गया 2006 में कितनी होगी, तो 2003 को हम वर्तमान वर्ष मानते हैं, तो वर्तमान वर्ष के हिसाब से पीज बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और 2006 में पूछा गया है, मतलब 3 की दी गई है और 6 में पूछा गया है, तो आप अंदाजा लगाइए 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, यानी 3 साल बाद। तो n का मान जो हम लेंगे वो 3 वर्ष लेंगे, n का मान कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। और 3 साल बाद है तो मतलब हमें बाद वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब हमें
ए बताना है। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और बाद हमें निकालना है 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू रखेंगे 20,000, ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू 10 रखेंगे, बटे कितना कर देंगे 100, और एन की पावर कितनी 3। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, तो 1 प्लस 1/10 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 11/10 आएगा। सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख दीजिए 11/10 की पावर 3, ठीक है। अब 20,000 यहाँ पे, और 11 का क्यूब करेंगे तो आपका 13 31 आएगा, और 10 का क्यूब करेंगे तो ये 1000 आएगा। 1000 के 3 जीरो, 20,000 के 3 जीरो से कट जाएंगे, और बाकी बचा जो हमारा 20 है इससे गुणा कराइए तो जीरो उतारेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2। तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो 26,620 हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और कैसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन और अच्छे से कोशिश करेंगे समझने की, जो भी डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर करने की। एक मशीन का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य का मतलब है कि यहाँ पे किसी वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य दिया है कि कितने पे खरीदी गई है। तो ये हम मान लेते हैं कि जो हमारा दिया है इसको हम पी से लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी जो हमारा प्रेजेंट मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब है कि हम प्रेजेंट का मूल्य जो हमारा कितना है वो यहाँ पे हमारा 2 लाख है, तो हम यहाँ पे 2 लाख लिख लेते हैं जो कि प्रेजेंट का मूल्य। फिर पूछा गया कि यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का अर्थ होता है कि उसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और कमी हो या वृद्धि हो हम उसे आर से लिखते हैं। तो आर बराबर कितना दिया 10% दिया है, लेकिन ध्यान रखना है कमी हो रही है तो इस फॉर्मूले में इस बार हम माइनस कर देंगे। तो 3 वर्ष बाद के लिए हमने कहा था आपको ए ही निकालना होगा, ए की वैल्यू बताना है, और 3 वर्ष का मतलब है एन बराबर 3 वर्ष, ठीक है। बाद के लिए हमें मतलब ए निकालना है, और पहले पूछा जाए तो बी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस इस बार क्या होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटे 100 होगा, और पावर क्या रहेगी एन। माइनस क्यों किया, क्योंकि जो मूल्य हो रहा है उसमें कमी हो रही है, ठीक है। जो जनसंख्या का सवाल हो या किसी भी अन्य वस्तु के लिए भी सवाल हो तो आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, कमी और वृद्धि अगर आपकी हो रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 वर्ष बाद निकालना है तो यही करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे, पी की वैल्यू क्या रखेंगे 2 लाख रख लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में 1 माइनस 10/100 करेंगे, और पावर कितनी रहेगी 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद पूछा गया है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 माइनस 1/10 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 9/10 आएगा। कितना आएगा 9/10 आएगा, तो 9/10 लिख लीजिए। इसका क्यूब, हम 9/10 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। ये 2 लाख हो गया, 9 का क्यूब आपका 729 होगा, और 10 का क्यूब तो पता है 1000 होता है। तो ये 3 कट जाएंगे जीरो आपके यहाँ पर, बाकी जितना आता है आप यहाँ पे गुणा करा दीजिए। तो 2 जीरो तो पहले उतार लीजिए, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, तो 1,45,800 हो जाएगा। तो 1,45,800 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका कमी पूछा जाए तो माइनस कर दीजिए, वृद्धि पूछा जाए तो प्लस कर दीजिए, बाद में निकालना है तो यही फार्मूला लगाना है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें कुछ जनसंख्या जो होगी पहले निकालनी होगी, उसको कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है कि देखिए एक कस्बे की जनसंख्या जो दी है 1,76,400 दी। तो जो जनसंख्या दी है वो हम प्रेजेंट मान लेते हैं। तो प्रेजेंट में जो हमारी जनसंख्या दी है 1,76,400 जनसंख्या ये दी हुई है। फिर पूछा गया यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि है तो जो भी प्रतिशत में दिया है वो हमारा आर होता है। आर बराबर लिख लीजिए 10% नहीं है, यहाँ पे कितना है 5% है, तो आर बराबर हम 5% लिख लेते हैं। वृद्धि है तो फॉर्मूले में हम प्लस कर देंगे। फिर पूछा गया कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले, इस बार वर्ड आ गया है पहले, तो पहले के लिए मैंने आपको बताया है बी निकालना होगा, और 2 वर्ष है तो एन बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बी बराबर फार्मूला कुछ नहीं था, बस वही फार्मूला लिखना है जो कि मल्टीप्लाई में लिखते थे, वो इस बार डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी रहेगी एन रहेगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा। बस जो चीज़ मल्टीप्लाई में लिखते थे बाद वाले में, बस इसमें यहाँ पे क्या कर देना है पहले लिख देना है। तो और प्लस क्यों किया, क्योंकि वृद्धि की बात हो रही है, अगर माइनस करते तो कमी की बात होती। तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1,76,400 ऊपर रख दीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस आर की वैल्यू 5 रखेंगे बटे 100 की पावर, यहाँ पे कितनी लगाएंगे 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष की बात हुई है। आगे इसको और सॉल्व करते हैं, 1,76,400 के बटे में इसको काटेंगे, 5 एकम 5 आएगा और ये 20 आएगा। तो 1 प्लस 1/20 का एलसीएम लेंगे तो आपका 21/20 आएगा। कितना आएगा 21/20 आएगा। इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 1,76,400 को
आप देखिए यहाँ पे ये जो बट्टे का 20 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 20 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 400 आपका ऊपर चला जाएगा। नीचे आपका बचेगा 21 का स्क्वायर। हम इसको 21 का स्क्वायर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो देखते हैं काट के 7 से काटते हैं या 21 से कट जाए तो 7, पहले 7 से का 7 तक 21 आएगा। ये आपका 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो 7 पंजे 35 और 1 बचेगा तो 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से कट गया, फिर से 7 से काटते हैं तो 7 तक 21 और यहाँ पे ये आपका 7 तक 21 आएगा, 4 बचेंगे और 7 छंग 42 हो जाएगा, तो 3600 आ जाएगा। तो बराबर में आगे लिख लीजिए ये 36,000, ये 3600 बचा है और आपका आगे कितना है 400 है। नीचे आपका बचेगा कितना 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और फिर 9 से काट दीजिए तो 9 चौके 36 आ जाएगा। तो जो पहले की जनसंख्या आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, 4 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो लगा तो 16,000 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 16,000 नहीं कह सकते हैं, 1,60,000। तो जो बी हमारा है यानी बिफोर का मतलब पहले की जनसंख्या है वो 1,60,000 निकल के आ जाएगी। कुछ भी आपको नहीं करना है, बस जो भी आपको वैल्यू दी गई फार्मूले में पुट कर देना है। पहले के लिए पूछा जाए तो ये फार्मूला लगाना है, बाद के लिए पूछा जाए तो इसके पहले जो सवाल कर रहे हैं वो फार्मूला लगाना है। अगर वृद्धि हो तो प्लस करना है, कमी हो तो माइनस करना है, ठीक है। ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आपको फॉर्मूले से लगा लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि और भी तरीके हैं परसेंटेज के करने के, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये फॉर्मूले में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि 2 वर्ष पहले, तो सबसे पहले 2 वर्ष की बात हुई तो n बराबर 2 और लिखा 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। यहाँ पे लिखा है कि 2 वर्ष पहले की, तो पहले की बात होती है तो हम उसे बिफोर से यानी बी से लिखते हैं। तो बी बराबर दिया है 6250 यानी 62,500, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी है। अगर बोलते हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या तो वो ए होता, पहले बोला है तो बी लिख लिया। फिर क्या है, बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण 4% वार्षिक दर से कमी हो रही है। तो जो प्रतिशत है वो हमारा आर बराबर दिया है, 4% कमी है तो फॉर्मूले में हम माइनस कर लेंगे। तो पूछा गया कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या को हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा ये रहेगा, बी बराबर पी अपॉन में 1 प्लस नहीं करेंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इस बार कमी हो रही है, तो 1 माइनस आर बटे 100 की पावर क्या रहेगी, n रहेगी। और b वाली वैल्यू हमें दी है, p बराबर निकालना है, तो ये चीज़ जो हमारी बट्टे में हो कहाँ चली जाएगी, गुणे में चली जाएगी। तो सीधा सीधा यहाँ से फार्मूला हम ऐसे लिख लेते हैं, p बराबर b इंटू 1 माइनस आर की पावर 100 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हमें p निकालना है, इसलिए बट्टे वाली चीज़ को हमने b के गुणे में लिख दिया। तो p बराबर यानी वर्तमान निकालना है, b की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी जनसंख्या हमारी 2 वर्ष पहले थी, तो 6,62,500 है, 6 लाख नहीं है, ठीक है। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी 4% है, तो 4 लिखेंगे अपॉन 100 की पावर 2। तो 4 कम 4 आएगा, इसको काटेंगे तो ये 25 आएगा, ठीक है। 6 लाख निकल रहा है यहाँ पे, 62,500 गलती से हो रहा है, तो ठीक है ध्यान रखना है। तो 1 माइनस 1/25 का एलसीएम अपने लेंगे तो 24/25 आएगा और 24/25 का स्क्वायर करना होगा। तो मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, इसको 2 बार लिख ले रहा हूँ, 24/25 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यही आएगा। फिर 25 से आप ये काटेंगे तो ये आपका 25 आएगा और बचा 25, ये आप इस 25 से काट देंगे। तो p बराबर आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचा, देखिए 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो का मतलब है कि 100 बचा, यहाँ पे एक ये लिख लेते हैं, ठीक है, 100 बचा। और 24 गुणे 24 जो होता है आपका कितना होता है, 576 होता है। तो 576 का 100 से गुणा कराएंगे तो p बराबर आपका आ जाएगा 576,000, यानी 5,76,000 जनसंख्या आपकी 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान जनसंख्या निकल के आ जाएगी। तो इस प्रश्न को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी हम देखते हैं जो कि इनसे थोड़ा सा अलग होंगे। दोस्तों यहाँ पे सवाल लिखा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है। तो कोई जो मकान है उसका मूल्य 5 लाख है, तो हम मान लेते हैं इसका जो प्रेजेंट मूल्य है वो 5 लाख है। तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 5 0, ठीक है। इसके बाद बोला तथा इसके मूल्य में 10% की कमी है। तो कमी का मतलब ये आर है, आर बराबर 10 दिया, बस फार्मूले में हमें माइनस करना है क्योंकि कमी हुई है। लिखा है कितने वर्ष में, कितने वर्ष यानी हमें इस बार वर्ष नहीं पता, तो n हमें नहीं पता। इसका मूल्य जो होगा 36 यानी 3,64,500 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो यानी ये बाद का मूल्य होगा। तो बाद का होगा मतलब हमारा क्या है, आफ्टर है यानी ए है। तो 3,64,500 ये आपका बाद का मूल्य दिया है। तो पूछा गया कितने साल में, तो प्रेजेंट में हमें 5 लाख दिया गया है और कमी हो रही है, तो जाहिर सी बात है घट जाएगा। तो कितने साल बाद हमारी जो होगी 3,64,500 हो जाएगी, यही बताना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, ए बराबर क्या है, p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, और प्लस माइनस हम दोनों लिख देते हैं क्योंकि अभी आगे आगे चल के हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि कमी हो रही है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 6 4 5 0 रखेंगे।
पी की वैल्यू हम रखेंगे 5 लाख, यानी 3 4 5 जीरो लगा लेंगे, और 1 माइनस रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 10 दी है, तो 10 रखेंगे बटे 100 की पावर कितनी रखेंगे n, क्योंकि हमें समय पता नहीं कितने वर्ष बाद है। ये चीज़ जो होगी इसके नीचे आ जाएगी। उससे पहले हम यहाँ पे 2 जीरो इधर के, 2 जीरो इधर के हम काट देते हैं। तो हमारा 3 6 4 5 बचा है, नीचे हमारा आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000 नीचे आ जाएगा, और इधर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, बचेगा 1 माइनस 1/10। एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका 9/10 आएगा। कितना आएगा, 9/10 आएगा। ठीक है, माइनस है तो ये 10 से 1 घटा देना है, प्लस होता तो 11 हो जाता। 5 से काटिए तो कितना आएगा, 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और 4 बचेगा, 5 9 45। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, यानी 1000 आएगा। अब देखिए ऊपर 729 बचा है, नीचे 1000 बचा है। 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 9/10, और दोनों ही क्यूब हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9/10 की पावर n। ध्यान रखना है, 729 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब कर दिया, 1000 10 का क्यूब है तो 10 का क्यूब कर दिया, यानी दोनों को एक ही साथ क्यूब में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 9/10 की पावर 3 है, यहाँ पे 9/10 की पावर n है। जब सेम बेस होता है तो उनको हटा देंगे और उनकी पावर बराबर कर देंगे, तो n बराबर जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 वर्ष बाद इतनी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब बेस बराबर हो जाते हैं तो उनकी पावर हम अपने आप बराबर कर देते हैं। तो ये सवाल को भी हमने समझ लिया है। ठीक है, एक सवाल हमारा और बचता है, जिसमें हमारे पास जो प्रतिशत वृद्धि है वो अलग अलग करके देंगे, कि बोलेंगे कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 5% की वृद्धि हुई, तीसरे साल 4% की, या फिर पहले साल 5% की वृद्धि, दूसरे साल कमी होगी, तो कितनी जनसंख्या होगी, तो उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। आखिरी प्रश्न यहाँ लिखा है, एक नगर की जो जनसंख्या है वो 48,600 है। तो जो हमारी जनसंख्या वो प्रेजेंट जनसंख्या दी है वो कितनी दी है, 48,600 दी है। फिर लिखा है पहले वर्ष में 25% की वृद्धि। तो पहले वर्ष 25% की वृद्धि, तो इसको आर बराबर लिख लीजिए, प्लस की है क्योंकि 25% की वृद्धि है। फिर लिखा है दूसरे वर्ष 8% की घटोतरी। घटोतरी का मतलब कमी होगी, फिर से हमें आर दिया हुआ है तो ये लिख लेते हैं 8% की घटोतरी, मतलब ये माइनस वाला है। इस बार 2 दिए हैं तो हम फार्मूले में 2 आर अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो फिर बोला गया कि 2 वर्ष बाद, यानी हमारा n बराबर 2 है, और 2 वर्ष बाद मतलब हमें a बराबर निकालना, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो होगा वो a होगा, पहले पूछते तो b होता। तो a बराबर फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r/100, ये पहले वर्ष के लिए 1 कर दिया। फिर दूसरा रहेगा 1 माइनस r/100, ये दूसरे वर्ष के लिए। दूसरा वर्ष भी एक ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 वर्ष की बात है, तो 1 वर्ष ये हो गया, 1 वर्ष ये हो गया। यहाँ पे ये R1 कर दीजिए, R2 कर दीजिए, तो ये पहला रेट हो गया, ये कौन सा रेट हो गया, दूसरा। ठीक, ध्यान रखना है, अगर सवाल में आपके 3 बार हो तो आप तीसरा भी आगे लिख लीजिए। अगर प्लस हो तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो तो माइनस कर दीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, बस यही लिख लेना है। तो आपकी जो वैल्यू दी है वो रखिए यहाँ पे 1 प्लस पहला जो दिया है वो 25% दिया है, तो 25 लिखिए बटे 100। दूसरा आपका यहाँ पे 8 दिया तो 8 लिखिए, नीचे क्या करिए 100। पहला वृद्धि थी तो प्लस कर दिया, दूसरा कमी थी तो माइनस कर दिया, इसी फॉर्मूले में। ठीक है, अब आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। 4 8 6 0 0, ये 25 से कम 25, 25 से कम 100, तो ऊपर बचा है 1। तो 1 प्लस 1/4 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 5/4 आएगा। इसी प्रकार से इसको काटे तो 4 दूनी 8 आएगा, और ये 25 आएगा। तो 1 माइनस 2/25 का एलसीएम लेंगे तो आपका बचेगा 23/25। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक है, अब चाहे तो इसको 5 से भी काट सकते हैं, तो 5 25, और ये 5 काट दिया। फिर जो बचा 5 है, इस 5 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, और ये पूरा 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 5 चक्कू 20, और फिर 1 बचेगा 15, 5 3 15, और ये 0। तो a बराबर जो हमारा आएगा वो 24 30 गुणे 23, तो 23 से गुणा करा दीजिए तो हमारा जो a है वो निकल के आ जाएगा। तो गुणा करें, 23 0 0 आएगा, 23 3 69 का 9 हो जाएगा। ठीक है, और आगे 23 चौक 92, 92 6 98, यहाँ से लाएंगे 9, 23 गुना 46 9 55, तो 55 89 0। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है जो 55 89 0 जैसा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो इसका अर्थ है कि जो ऑप्शन हमारा है वो एक ऑप्शन और होना चाहिए, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो 5वां ऑप्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये मत सोचेगा कि इनमें से ऑप्शन कोई मिलेगा, आप चाहे तो चेक करके देख लीजिए, सवाल बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो 55 89 0 ये आपकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। तो इसी के साथ हमने ये टाइप पूरा कर लिया, और ये हमारा पूरा जो चैप्टर परसेंटेज का है कंप्लीट हो चुका है।